Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो भी कर लीजिए। और स्टूडेंट्स आपको ये तो पता ही है कि हमने अभी तक इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं, एनसीईआरटी के इंटेक्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने एमसीक्यूज भी देख लिए, असर्शन रीजन भी देख लिए। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले बेटा, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। और देखो एक और चीज थी, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम क्या आपका ये फर्स्ट लेक्चर है या फिर और भी लेक्चर्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी से अपनी जर्नी मेरे साथ शुरू करी है, स्टूडेंट्स डोंट वरी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाओ उस प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स मैंने कवर कराए हैं वो सारे चैप्टर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक दे देती हूँ कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे कि ये आपका कौन सा चल रहा है, क्लास 10 की बायो चल रही है अभी हमारे पास, क्लास 10 वालों। इसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिजिक्स को शुरू करेंगे। तो अभी तक मैंने क्या करा है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया है। मैंने क्या करा है यहाँ पे आपका ये बायो का भी चल रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स का शुरू करेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्योंकि भाई इस सेशन के बाद आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद वन शॉट आएगा और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट। दिस इज, ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फोटोट्रोपिज्म नाम के फिनोमिना से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैम फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। फॉर श्योर आपके दिमाग में यही चीज आई होगी। चलिए तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। फोटोट्रोपिज्म, तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या, तो यहाँ पे स्टिमुलस हमारी क्या होती है, लाइट। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। मैंने आपको बताया था जो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, क्या है ये आपका, यहाँ पे आपका स्टिमुलस लाइट है, ये है आपका एक ट्रॉपिक मूवमेंट। तो मैंने आपको ये बताया था ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं वो आपके, वो डायरेक्शनल होते हैं, समझ गए। डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि जिधर साइड से स्टिमुलस आएगा, दिमाग में रखने की चीज जो मैं बोल रही हूं आपको, जिधर साइड से स्टिमुलस आएगा प्लांट का पार्ट उसी साइड को रिस्पॉन्ड करेगा। लेट्स सी, मैं भी दिखाती हूं आपको कैसे। देखो मान लो मैं स्टेम थी, ठीक है, अब मैं दूसरी स्टेम से चुगली कर रही थी, किसकी, तुम्हें बताइए ना मेरी चुगली क्या है इस चैप्टर की। अरे तुम्हें पता है उस सिस्टम के कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो मैं ये वाली चुगली उस सिस्टम से कर रही थी। तो अब क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है तो एकदम से, लाइट मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, तो मैं एकदम से उसकी तरफ टर्न कर जाती हूँ, अरे लाइट तुम आ गई, तो वो इधर से आई तो मैं इधर मुड़ी ना, और जैसे अभी मैं ऐसे खड़ी थी उल्टी, बट मान लो लाइट पीछे से आई तो मैं एकदम से उधर को बेंड कर जाऊंगी। ये होता है डायरेक्शन। क्योंकि मैंने आपको नेस्टिक मूवमेंट पढ़ाया था, उस नेस्टिक मूवमेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है बेटा, वो आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि प्लांट रिस्पॉन्स तो करेगा किसको, स्टिमुलाई को, बट द थिंग इज कि वो उस डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जिसमें से स्टिमुलाई आई है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डेंडेलियन फ्लावर। तो अब आपको पता है वो जो डेंडेलियन फ्लावर होता है वो क्या करता है, वो भी तो लाइट के लिए रिस्पॉन्स करता है ना, बट क्या वो ऐसा है कि जिधर साइड से लाइट आई उधर साइड को खिलूंगा, जैसे सनफ्लावर करता है, वो तो नहीं करता ऐसा। वो क्या करता है स्टूडेंट, वो जब ब्राइट लाइट होती है, जब लाइट तेज होती है तो वो पूरा मतलब पूरा खिल जाता है, और जब लाइट हल्की होने लगती है तो वो बंद होने लगता है, मतलब वो इंटेंसिटी पे काम कर रहा है, बट वो रिस्पॉन्स तो कर रहा है ना स्टिमुलस को। तो ये जो होते हैं आपके डायरेक्शन होते हैं और ये आपके ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट होता है। सबसे पहले तो आपको फोटोट्रोपिज्म मैंने अच्छे से समझा दिया। अब देखो कि कौन सा हार्मोन होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है फोटोट्रोपिज्म में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये स्टेम थी, क्या, ये हमारे पास स्टेम थी, ओके, तो आपको पता है इस स्टेम के टिप पर क्या होगा, इस स्टेम के टिप पर होगा आपका एक हार्मोन, अभी बताऊंगी कौन सा है ये। फिर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, मान लो लाइट उस डायरेक्शन से आ रही है, कहाँ से आ रही है लाइट हमारी, लाइट हमारी इस डायरेक्शन से आ रही है, दिस इज द लाइट।
तो जब लाइट हमारी इस डायरेक्शन से आ रही है तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि ये स्टेम उधर साइड को मुड़ जानी चाहिए, ये लगता है ना आपको? यस। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हार्मोन है ना, ये उधर साइड को शिफ्ट हो जाता है जिधर साइड लाइट नहीं आ रही होती, मतलब शेडी पार्ट में। और ये हम ये देखते हैं कि ये जो हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल एनलार्जमेंट। क्या? फॉर द सेल एनलार्जमेंट। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्या है आंसर? जल्दी बताओ कौन सा हार्मोन है। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, कुछ फिर फ्यू डेज बाद ये स्टेम आपकी उधर साइड को बेंड कर जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। और इस हार्मोन का नाम क्या है? इस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है बेटा इसका? ऑक्सिन नाम है। तो ऑक्सिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल एनलार्जमेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? सेल एनलार्जमेंट के लिए आपका ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब ऑक्सिन इधर साइड को शिफ्ट करेगा तो वो उधर साइड की सेल को जल्दी से ग्रो कराएगा इधर साइड के कंपैरिजन में। तो हम ये देखेंगे इसकी वजह से आपकी यहाँ की सेल ज्यादा बड़ी हो, मतलब कि एनलार्ज हो जाएंगी और यहाँ की नहीं हो पाएंगी। तो इसकी वजह आपकी स्टेम है वो बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द लाइट। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स द लाइट, टूवर्ड्स द लाइट। तो ये कैसा फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है? ये शो कर रही है आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या शो कर रही है बेटा? ये आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रही है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? ये नहीं समझे? जल्दी से बताइए, समझ गए ना वाला पॉइंट आप लोग? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑक्सिन। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? ऑक्सिन हो जाएगा। समझ गए? इजी क्वेश्चन था, हाँ कुछ टफ थोड़ी था, इजी था क्वेश्चन। अब देखो, हर क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो तभी आप बोर्ड्स में चीज़ों को ग्रैप कर पाएंगे। तो मैं यही बोलती हूँ आपको कि आप पहले चीज़ों को सीखो, फिर आप एप्लीकेशंस करो, मतलब उनको अप्लाई करना सीखो, ठीक है? तो जैसे आपने देखा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा कि आपको बताना था फोटोट्रॉपिज्म, तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। नेक्स्ट आपको तुक्के नहीं लगाने हैं यहाँ पे, आपको करना बेटा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली खेलना है। समझ रहे हैं आप ये वाला पॉइंट आप लोग? जैसे अब आपको पता है जिब्रालिन जो है ये सारा लर्निंग पार्ट आपका, जैसे जिब्रालिन जो होता है वो शूट एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये तो हो नहीं सकता मैम। नेक्स्ट एल्ट्रॉक्सिन भी नहीं होगा और साइटोकाइनिन भी नहीं होगा। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाए बेटा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। द इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। ये बोल रहे हैं जितने भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं बॉडी के, वो कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये चीज़ पता है अच्छे से कि आपको मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो मैंने जब आपको ब्रेन पढ़ाया था तो ब्रेन से ही होती हैं सारी चीज़ें कंट्रोल। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन। समझे मेरे लाल दुलारो? क्या होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के फोर ब्रेन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं आपके सेरिब्रम, समझ गए, और आपका क्या? डायनसेफ्लॉन। और स्टूडेंट आपके हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्दर आपके 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के। देखो मिड ब्रेन के फर्दर कोई डिविजन्स नहीं होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, हाँ सेरिबेलम, और क्या हो जाएगा आपका? पॉन्स, और आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा पूरा नाम। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेरिब्रम से, मतलब जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, इससे तो सारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं कंट्रोल, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर आ जाओ, सेरिबेलम बैलेंसिंग में हेल्प करता है। पॉन्स में मम्मी पापा बैठे हुए किसके? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के। तो बचा कौन? मैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो हमें पता है स्टूडेंट सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट? मेड्यूला। कैसे के? कौन कौन से? जैसे कि आपको पता था कि जब मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने ऐसे पढ़ाया था, बंदा ऐसे खड़ा था, है ना, आप ऐसे देख रहे थे उसको, तो यहां पर वो उस बंदे का नीचे वाला ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पर आपके सारे सेंटर्स पड़े हुए थे, हाँ, और यहाँ से ऐसे न्यूरॉन्स निकल रहे थे, आपको पता थी ये बात। तो यहाँ पे कौन था आपका? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर यहीं पर था। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर क्या कर रहा था? जो इंस्पिरेशन कराता है, ऐसे बंदा ऐसे सांस लेता है ना, अब वैसे थोड़ी लेता रह जाएगा, अरे भाई रुकवाना भी, तो इसके मम्मी पापा कहाँ बैठे हैं? पॉन्स में बैठे हैं, तो एक इन्वॉलंटरी एक्शन हो गया। वॉमिटिंग सेंटर, हाँ, स्नीजिंग सेंटर, आप रोकते थोड़ी हैं। इन्वॉलंटरी जो एकदम से सडन होता है, आप ऑटोमेटिक है वो काम, आपको छींक आ रही है, आप कंट्रोल कर लोगे? यू कांट।
हाँ, कफिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, तो ये सारे सेंटर्स कहाँ पड़े हुए होते हैं बेटा? ये आपके सारे सेंटर्स मेड्यूला में पड़े हुए होते हैं। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन। क्या होता है मेड्यूला? क्योंकि मेड्यूला हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर विल बी बी। फोर ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, ना ही मिड ब्रेन का होता है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ले लिया? आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर अवर बॉडी फॉर एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो ये बोल रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। तो कौन सा हार्मोन है स्टूडेंट? आपको पता है ये चीज कि ये आपकी किडनी है, हाँ, और किडनी पे टोपा है। किडनी का ये जो टोपा है, इस टोपे को हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या बोलते हैं हम इस टोपे को? हम इस टोपे को बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और आपको पता है स्टूडेंट, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनालाइन। एड्रीनालाइन हार्मोन। अब मैंने आपको बताया था आपका ये इमरजेंसी हार्मोन होता है या फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है आपका, या फिर हम इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्योंकि जब भी हमें डर लगता है, जब भी हमें गुस्सा आता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रीनलिन रिलीज होता है। क्योंकि एड्रीनलिन क्या करवाता है स्टूडेंट? ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़वा देगा, ये बीपी को, ये हार्ट पर जाकर हार्ट रेट को बढ़वाएगा। ये स्टूडेंट क्या करेगा? आपके डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स पर एक्ट करके क्या करेगा? यहां से ये आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़वा देगा, ब्रीदिंग रेट को बढ़वा देगा। तो ये सारे एक्शंस हमें इसके देखने के लिए मिलते हैं। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनलिन। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर एड्रीनलिन हो जाएगा। इजी, समझ में आया? अब देखो, टेस्टोस्टेरोन तो एक मेल हार्मोन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए जल्दी से? इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और स्पर्म प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है इन द मेल बॉडी। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन, ये तो ग्रोथ कराता है बोन्स एंड कार्टिलेज एंड मसल्स की। इंसुलिन एक क्या होता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लो रखने के लिए ये वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ले लिया? मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो बेटा इस तरीके से पढ़ो, ये इस तरीके से सीखो उसको कि आपको वो समझ में आनी ही चाहिए कैसे भी करके। देखो, मुझे पता है कि आपके लेवल पे ये चीजें आपके लिए टफ हो सकती हैं, बट फ्रॉम माई साइड मैं आपको इतना ईजी करने की कोशिश कर रही हूँ, उन चीज़ों को हद से ज़्यादा ईजी करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इससे ज़्यादा ईजी क्या ही होगा? मैंने आपको टिप्स पर कराए हैं हॉर्मोन्स, मैंने आपको टिप्स पर करा दिया है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, प्लांट के मूवमेंट्स। और आप इस चैप्टर में क्या आपको टफ लग रहा है? कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। बस शर्त कितनी है? आपका कॉन्सेंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन दिखाएंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे वाला पॉइंट? ये चैप्टर नहीं बेटा, कोई सा भी चैप्टर। आई नो के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बॉदर करते हैं, बट अगर आप उसको समझेंगे तो क्या चीज टफ है इस दुनिया में? अगर आदमी सीखना चाहता है ना, तो इस दुनिया में कोई भी चीज भारी नहीं होती, सिर्फ सीखने वाला होना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या मतलब अभी मैं टीचर हूँ, आई नो, बट क्या मैं वो नहीं थी, मतलब आपके क्लास, मतलब उस पर नहीं थी मैं लेवल पे? मैं भी तो क्लास 10th में थी ना कभी। हाँ, मैं भी तो बोर्ड स्टूडेंट थी ना कभी, बट कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ अगर टफ लगती थी ना, तो मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करती थी, और इतनी मेहनत करती थी उस पर कि उस टॉपिक को मैं पक्का कर ही लेती थी अपना। तो द थिंग इज कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने अपने माइंड सेट, मैंने बोला था माइंड सेट इज एवरीथिंग। माइंड सेट सब कुछ है, क्योंकि अगर आपने एक बार माइंड सेट कर लिया कि आपसे ये हो पाएगा, तभी वो आपसे हो पाएगा। अगर आपने नहीं किया, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको एक बात बोली थी, जो आप अपने ब्रेन को बताते हैं, ब्रेन वही काम करता है। अगर आपने ब्रेन को बोल रखा है ना ये काम इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपने ब्रेन को बोल दिया कि भाई जो मैम का ये सेशन आया है, मैम के जितने भी सेशंस आते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, हमें रोज लगाने हैं, तो आपके पास कितना भी आप बिजी इंसान है ना, आपको कुछ भी काम है, आप वो सब काम छोड़ेंगे और सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप मेरे सेशन को लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो मेरी पढ़ाई का पार्ट है। एक तरीके से क्या है, ये आपका पढ़ाई का पार्ट है। आप रोज ये सेशन लगाओ और फिर देखो आपके कैसे नहीं आते मार्क्स। मैं भी यहीं खड़ी हूँ। तो ये माइंड सेट इज एवरीथिंग। अपने ब्रेन को बोलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैम पढ़ा रही है, और फिर देखो आप कैसे नहीं आता आपका समझ में। आप जब भी क्वेश्चन समझ रहे हो ना मेरे से, तो आपको ना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है।
तो अब आते हैं थोड़ा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद मेल प्यूबर्टी। मेल प्यूबर्टी, अभी मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ हार्मोन जो मेल्स में ही रिलीज होता है। क्या नाम था उसका बेटा? उसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। और आपको पता है टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। समझे आप ये वाला पॉइंट? समझे बेटा? समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? देखो, मेल्स में जो डीप वॉइस हो जाती है ना, वो डीप वॉइस इसकी वजह से आती है। लो पिच वॉइस हो जाती है ना, भारी हो जाती है आवाज। हाँ, जितना भी मस्कुलिन है, मेल्स में जो मस्कुलर फीचर्स होते हैं भाई, वो इतने डोले शोले जो होते हैं, वो भी किसकी वजह से आते हैं? वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। देन बियर्ड, मुस्टेक्स, मूछे, दाढ़ी, दाढ़ी मूछ, हाँ ये सारी चीजें, और प्यूबिक हेयर। तो ये सारे क्या है? ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो किसकी वजह से आते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। और स्पर्म प्रोडक्शन तो ये कराता है, आपको पता है। समझ गए? तो इस, और ये आपको पता है ये कब रिलीज होता है मेल की बॉडी में? जब मेल जो होता है वो प्यूबर्टी को हिट करता है। और प्यूबर्टी वो कितनी एज में हिट करते हैं? 13 से लेके 14 साल की एज में। और आपको पता है गर्ल्स कब करती हैं? 10 से लेके 12 की उम्र में। तो आप देखो, गर्ल्स ना जल्दी बड़ी हो जाती हैं मेल से। गर्ल्स जो होती हैं वो जल्दी प्यूबर्टी हिट करती हैं मेल्स के कंपैरिजन में। समझ गए वाला पॉइंट? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन नहीं हो सकता क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है, यहाँ पे बात करी गई है मेल प्यूबर्टी की, वो फीमेल में प्रोड्यूस होता है। एड्रीनलिन आपको पता है दोनों में प्रेजेंट होता है। और ये कोई प्यूबर्टी से इसका रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन किससे होता है भाई? ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये जब रिलीज होता है आपकी बॉडी में जब आप इमरजेंसी कंडीशन में फंसे हुए होते हैं। प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन हम इसको बोलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो न्यूरॉन्स कभी भी कंप्लीटली एक दूसरे से ज्वाइन नहीं रहते। ये बात मैंने आपको बताई थी। देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। क्या कहा था मैंने उसको? और दो न्यूरॉन्स का मतलब है एक, देखो आपको पता है कैसे फंसाया जाएगा कि एक न्यूरॉन पे होगा, हमेशा दो न्यूरॉन के बीच में होगा वो गैप। ओके, और इस तरीके से होंगे वो न्यूरॉन आपके। हम देखते हैं यहाँ पे कि दिस इज द एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन, एंड दिस इज द, यहां पर दिस पार्ट। ऐसे, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये एंडिंग है ऑफ अ न्यूरॉन। एंडिंग ऑफ अ न्यूरॉन मतलब कि ये एक्सॉन एंडिंग है या फिर नर्व एंडिंग आप बोल दो उसको। एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल मतलब के एंड, टर्मिनल मतलब के एंड। ओके, या फिर नर्व एंडिंग। और ये बताया सुन, ये जो है ये आपकी स्टार्टिंग है न्यूरॉन की, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या होता है आपका डेंड्राइट रिसीव करेंगे। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर एंड वाले पार्ट पर इस तरीके से ना ऐसे वेसिकल्स होती हैं ऐसे। और आपको पता है इन वेसिकल्स के अंदर केमिकल होता है। और ये जो केमिकल होता है ये जब यहाँ से ऐसे फ्यूज करती है तो ये यहाँ पर रिलीज होता है दिस पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो स्पेस है ये माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे विजिबल नहीं होगा। और इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं बेटा साइनैप्स। क्या बोलते हैं हम लोग? साइनैप्स बोलते हैं। और इस केमिकल का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा, न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है बेटा वो हमेशा आपका कहाँ रिलीज होता है? वो हमेशा आपका दो न्यूरॉन के उस पे जंक्शन पे जो गैप होता है ना उस पर रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। समझ गए? देखो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि न्यूरॉन और वो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा साइनैप्स पर रिलीज होता है या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज होता है। समझ गए वाला पॉइंट? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इजी पीजी, इजी पीजी। कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर आपका ब्लड में रिलीज नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका साइनैप्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइनैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, एमसीक्यूज देख लिए जितने भी इंपॉर्टेंट थे। अब आएंगे स्टूडेंट हम लोग किस पर, असर्शन रीजन पर आएंगे। देखो इसमें ना एमआईक्यूज में एक फायदा ये होता है कि आपको क्या करते हैं, जब आप एमआईक्यूज मतलब लगाते हैं तो आपके ना हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो आता है असर्शन रीजन। असर्शन है आपका नर्व इम्पल्सेस इज अ वन वे कंडक्शन। हम ये देखते हैं कि जो आपका नर्व इम्पल्स होता है वो आपका वन वे कंडक्शन होता है फॉर श्योर। नर्व इम्पल्स इज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो न्यूरॉन्स में से जा रहा है, सिग्नल। तो आपको पता है वन वे कंडक्शन होता है। हम इसको वन वे कंडक्शन क्यों बोलते हैं, तो जरा वो डायग्राम हम लोग के पास आ सकता है क्या, रुको आ गया, क्योंकि ना मुझे इसी से बताना है, फिर मेरे को बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपका नर्व इम्पल्स है, तो आपको पता है सिग्नल तो यहाँ से आ रहा है। आपको पता है ना, ये जो नर्व मतलब जो इम्पल्स है, जो सिग्नल है, वो तो यहाँ से आ रहा है। तो आपको पता है स्टूडेंट, साइनैप्स की वजह से हम ये देखते हैं कि वन वे होता है। वन वे का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन से मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि आपका एक वन वे कंडक्शन होता है। असर्शन सही है, बिकॉज नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन टर्मिनल। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि जो नर्व, अभी जाओ उस स्टेटमेंट को रहने दो, क्योंकि आपको पता है नर्व इम्पल्स होता है वो कहाँ से आता है, एक्सॉन से आता है, एक न्यूरॉन के, और किधर को जाता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाता है। अब आप देखो ये स्टेटमेंट इन्होंने सही लिखा है कि बिकॉज ये वन वे कंडक्शन तो है। देखो आप चाहे आप खुद देख लो, जो नर्व इम्पल्स है वो एक ही डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं है कि वो वापस आ जाएगा उधर साइड से। वन वे डायरेक्शन, वन वे डायरेक्शन। तो हम ये देखते हैं नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन। ये बात गलत कर दी भाई इन्होंने यहाँ पे, डेंड्राइट से एक्सॉन। अगर ये लिखते ना एक्सॉन से डेंड्राइट तो हम मान लेते, फिर तो बात सही हो जाती इनकी, बट ये बोल गए गलत। ये क्या बोल गए, ये बोल गए डेंड्राइट से एक्सॉन, बट एक्सॉन से डेंड्राइट होता है। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, असर्शन तो सही है बट रीजन बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। समझ गए, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। आ रहा है ना समझ में, अब तो यूं उड़ रहे होंगे क्वेश्चन। हाँ, मजा आ रहा पढ़ने में, नहीं आ रहा पढ़ने में, जल्दी से बता दो। सेशन को लाइक कर दो, अरे भाई जल्दी से सेशन को लाइक करो, और रेड हार्ट को भी ड्रॉप करो, जल्दी से कर दो, मैम के फेवरेट है ना रेड हार्ट्स। चलो आते हैं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। असर्शन है इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट कि देयर इज अ ग्लैंड, एक ग्लैंड होती है जो हेट्रोक्राइन है, याद आ गई, पेनक्रियास। वो जो पेनक्रियास होती है वो स्टूडेंट एक हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन, और हमें पता है जो इंसुलिन होता है स्टूडेंट ये क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल। और मेंटेन कैसे करता है स्टूडेंट, डिक्रीज करके उसको, मतलब मेंटेन क्या कर लेता है, कैसे करता है, डिक्रीज कर देता है ब्लड शुगर लेवल को, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जिसकी वजह से भाई बंदे का ब्लड शुगर लेवल हाइट ना रहे। बट हम ये देखते हैं कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बंदे को एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है। हम जिस डिजीज को बोलते हैं बेटा डायबिटीज, क्या बोलते हैं हम उस डिजीज को, डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंसुलिन है जब वो नहीं बनता या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बन रहा है तो वो सही अमाउंट में नहीं बन पा रहा है इतना कि हम ब्लड शुगर लेवल को कम करवा सकें, तो डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ में दिक्कत क्या होने लगती है, बंदों को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। मैंने आपको बताया था इंसुलिन की वजह से, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या करता है, वो अपटेक रोक देता है सेल का, है ना, तो इंसुलिन ही अपटेक कराता है ग्लूकोज का सेल्स तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ती रहती है और जहाँ पर बंदे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये जो बीमारी है डायबिटीज़, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है। अभी बोल रहे हैं कि इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज़, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ए। आपको ये चीज़ पता है कि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, बिकॉज क्योंकि फिर हम देखते हैं स्टूडेंट जो आपका इंसुलिन होता है अगर उसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उससे डायबिटीज़ हो जाएगा, अगर वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा ब्लड शुगर को। समझ रहे हो वाला पॉइंट आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ले लीजिए आप यहाँ से, करने शुरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। असर्शन है आपका अ नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। नर्व इंपल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। लेट मी शो यू, क्या बोल रहे हैं, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि देखो ये एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है, ये एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है और ये दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पार्ट है,
ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है डेंड्राइट और ये है आपका क्या, ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग हम इसको बोल सकते हैं। चलो एक्सॉन बोल लो यहाँ से, एक्सॉन टर्मिनल। तो अब आपको ये चीज़ पता है स्टूडेंट कि जो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है, आयंस का, कुछ आयंस का खेल यहाँ पे चल रहा है। देखो होता ऐसा है कि जब सिग्नल आता है तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है नर्व के अंदर, मतलब न्यूरॉन के अंदर। उससे कुछ नहीं होता, आप सोडियम अंदर घुसा दो तो नर्व सेल आपकी एक्साइट हो जाएगी। इस तरीके से कुछ सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जितना मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उतना आप याद रखो। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से इस तरीके से सिग्नल आता है, हाँ इस तरीके से यहाँ से ऐसे सिग्नल आता है, समझ गए वाला पॉइंट। तो हम ये देखते हैं ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल होता है जब तक ये न्यूरॉन के अंदर है। कैसा होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है जब तक ये न्यूरॉन के अंदर है। बट ये जैसे ही इस जंक्शन पर रिलीज होगा ना, इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस जंक्शन को, हम इस जंक्शन को बोलते हैं साइनैप्स। तो ये जैसे ही साइनैप्स पर रिलीज होगा तो ये केमिकल की फॉर्म में रिलीज होता है। किस फॉर्म में रिलीज होता है, ये केमिकल के फॉर्म में। और फिर ये जैसे ही इस न्यूरॉन के अंदर एंट्री लेगा, है ना, तो ये वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह आगे क्या होगा, मूव करेगा। तो इसका मतलब मैम हम ये देख रहे हैं जब तक न्यूरॉन के अंदर कहानी है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, कुछ नहीं है, आयंस घुस जाते हैं अंदर न्यूरॉन के, तो वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट कि बट जब इस जंक्शन पर रिलीज होता है तब ये केमिकल फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि नर्व इंपल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है? अब तो बोल सकते हैं ना, अब तो तुम्हें समझ में आता है ना, इलेक्ट्रो मतलब के इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो आप देखो ना, जब तक न्यूरॉन के अंदर थी कहानी जब तक तो इलेक्ट्रिकल है, बट जैसे ही वो साइनैप्स पर रिलीज होता है तो वो केमिकल बन जाता है ना, केमिकल की फॉर्म में रिलीज होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट, नहीं समझ रहे जल्दी से बताओ, समझ गए? तो क्या आपको असर्शन बिल्कुल सही लग रहा है? लग रहा है, यस मैम, ठीक है। बिकॉज इन अ नर्व इंपल्स देयर आर चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल विच स्प्रेड डाउन द नर्व फाइबर। ये बोल रहे हैं नर्व इंपल्स में, मतलब जब वो सिग्नल जनरेट होता है तो कुछ चेंजेस होते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, जब न्यूरॉन आपका बिल्कुल शांत पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, न्यूरॉन ऐसे शांत बैठा हुआ था, बट तुमने जैसे उसको छेड़ा, बट जैसे तुमने उसको छेड़ा तो उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गया। अब इतना याद रखो, ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है, जो पूरे नर्व फाइबर में फैल जाता है। भाई जब गुस्सा आएगा आदमी को, हाँ जब गुस्सा आएगा आदमी को तो वो पूरे नर्व अपने पूरे न्यूरॉन में फैला लेगा उसको, हाँ। तो यही होता है इसमें यहाँ पे कि जो नर्व इंपल्स होता है, इन अ नर्व इंपल्स देयर आर चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल। जब भी नर्व इंपल्स जनरेट होता है, नर्व इंपल्स इज व्हाट, मतलब कि वही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब भी आएगा तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपका पूरे नर्व फाइबर के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि वो जो रेस्टिंग पोटेंशियल, न्यूरॉन शांत पड़ा था ना, तुमने छेड़ा उसको, रेस्टिंग पोटेंशियल ऐसे याद रखो कि वो रेस्ट में था, बट तुमने उसको छेड़ा, तुमने उसको एक्साइट कराया, अब उसे गुस्सा आ रहा है बहुत सारा। तो मतलब कि मैम ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नर्व इंपल्स में हम क्या देखते हैं, नर्व इंपल्स की वजह से क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल में, और जिसकी वजह से न्यूरॉन एक्साइट हो जाता है, और उसकी वजह से तो इधर से उधर सिग्नल जाता है। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पक्का आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर न्यूरॉन की बातें करी हैं यहाँ पे तो फॉर श्योर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, medulla oblongata causes reflex actions like vomiting, coughing and sneezing. Okay. Because it has many nerve cells which control automatic reflexes. ये बोल रहा है स्टूडेंट, जो आपका medulla oblongata होता है, medulla oblongata is a part of the brain। क्या होता है medulla oblongata? आपका पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। और आपको पता है स्टूडेंट, medulla oblongata के पास क्या प्रेजेंट होते हैं आपके रिफ्लेक्स, सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, वॉमिटिंग सेंटर, कफिंग सेंटर। तो मैंने आपको बताया था ये कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये होते हैं आपके सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, जो ब्रेन वाले रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो भाई वॉमिटिंग, हाँ स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी चीजें क्या है, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ही तो है बॉडी का, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ही तो है ना बॉडी का। आपका समझ में आई ये चीज आप लोगों को? तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे सेंटर्स पड़े हुए हैं जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहे हैं इन चीजों को। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए हो जाएगा। मेड्यूला के पास ही होते हैं रिफ्लेक्सेस सेंटर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन नंबर 10? तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। असर्शन है, अ पर्सन हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड जजमेंट। एक पर्सन है, भाई क्वेश्चन फंस गया ना, मैंने बोला था यहीं से आएगा क्वेश्चन। एक पर्सन है जिसका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, और
उसने उसके दौरान मतलब उसकी सब चीजें वो लॉस्ट कर चुका है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, सब कुछ। मैंने आपको बोला था देयर इज अ ओनली पार्ट इन द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस, मेमोरी और क्या जजमेंट। क्या है वो आपका सबसे बड़ा पार्ट जो आपको नजर आता है? क्या? सेरिब्रम। क्या बेटा? सेरिब्रम। हाँ, बिकॉज अब ऐसा क्यों होगा? या तो उसका सेरिब्रम डैमेज हो गया होगा, कुछ ऐसे हुआ होगा, उसके सेरिब्रम के साथ ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी उसका इंटेलिजेंट पार्ट, मेमोरी और जजमेंट वाली जो कैपेसिटी थी वो खो दी उसने। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिकॉज द पर्सन हैज अंडरगोन एन ऑपरेशन ऑफ ट्यूमर लोकेटेड इन द सेरिब्रम। आ गया ना सेरिब्रम, क्योंकि यह क्या हो रहा है, इस बंदे का ट्यूमर था कहां पे? ब्रेन में। ब्रेन ट्यूमर था इसको सेरिब्रम वाले पार्ट में, जिसके ऑपरेशन की वजह से काम हुआ है। तो फॉर श्योर मैंने बोला था ना, जब भी सेरिब्रम को डैमेज होगा तो आपकी मतलब कोई भी ये सारी चीजें लॉस कर देगा। मैंने आपको बताया था देयर इज अ फ्रंटल लोब हियर, आगे वाली जो लोब होती है पूरे इंटेलिजेंस के लिए, आईक्यू के लिए, रीजनिंग के लिए, मेमोरी के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। अगर किसी बंदे की वो चीज डैमेज होगी ना किसी एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसकी ये सारी चीजें वो खो देगा, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं बचेगी उसके पास, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाएगा, वो किसी चीज को समझ भी नहीं पाएगा। बिकॉज उसके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? आपका सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा फॉर द असर्शन। समझ गए? समझ गए या नहीं समझ गए आप? जल्दी से बताइए। तो भाई इसी के साथ हमने असर्शन रीजंस को भी देखा, तो मजा आ रहा है ना? बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। ये आपका वेरी शॉर्ट आ रहा है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच प्लांट पार्ट। ओके, आपको एक एग्जांपल देना है स्टूडेंट, विच इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एज वेल एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, विच इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, तो फर्स्ट मैं एक पॉट ले रही हूँ। ओके, लेट मी टेक अ पॉट हियर। तो आपको पता है स्टूडेंट, उस पॉट में जैसे कि आपका ये पॉट है, अब मैं उस पॉट को ऐसे रख रही हूँ, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अगर मैं हूं यहाँ पे तो कोई दिक्कत, डरने की बात ही नहीं है जब तक मैं हूं। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टेम है, और यहाँ पर स्टूडेंट ये रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स हियर। ऐसे। ओके, इस डायग्राम को क्यों बनाया? क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो, अब आपको पता है दिस इज द स्टेम हियर, एंड ये हो गई आपकी रूट्स, ठीक है? अभी आप रुको, अब इन्होंने पहला देखो, पहला वाले क्या बोला, जो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है एज वेल एज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक क्या होते हैं। ये क्या है? ये मूवमेंट्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। तो हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक, और यहाँ पे एक और है ना, फोटोट्रॉपिक भी है, तो इसको भी लिख लेते हैं। हाँ, इसको भी कर लेते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, और क्या है आपका? फोटोट्रॉपिक। ओके, डन? यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम यहाँ पे ये देखते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, तो मतलब यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टिमुलस हो जाएगा आपका वाटर, ठीक है? ओके, डन? यस मैम। फिर जियोट्रॉपिक में आपका स्टिमुलस क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, बता रखा है मैंने आपको ये अच्छे से। क्या हो जाएगा मैम? ग्रेविटी। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगा। फिर आपका जो फोटोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक में आपका स्टिमुलस क्या हो जाएगा? आपका स्टिमुलस हो जाएगा क्या? लाइट। क्या हो जाएगा बेटा? लाइट हो जाएगा। अब हम लोग, आपको पता है जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ होती है। क्या? ग्रेविटी जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। यहाँ पर होती है ना ग्रेविटी आपकी, दिस, ये आपकी ग्रेविटी है। हाँ, और लाइट तो ऊपर से आती है, लाइट आपके ऊपर से आती है यहाँ से, इस तरीके से। और वाटर भी आप सॉइल में ही देते हैं, तो मतलब वाटर भी कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? सॉइल में ही प्रेजेंट होता है वाटर भी। तो अब आप यहाँ से इस डायग्राम से जो मैंने आपके सामने बना रखा है, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि मैम रूट्स नीचे को जा रही हैं बट स्टेम ऊपर को जा रही है।
तो मतलब कि मैम क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, सबसे पहले अगर रूट्स की बात करेंगे तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आपके रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं? तो मतलब कि अगर वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स, तो ग्रेविटी इज द स्टिमुलस एंड इफ प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलस तो वो क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैम ग्रेविटी की वजह से जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है हम उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो रूट्स कैसी होती हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं। तो रूट्स क्या करेंगे स्टूडेंट? आपके रूट्स शो करेंगे, रूट्स शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ के इतना पॉइंट आप लोग? यस मैम। फिर आप देखो स्टूडेंट, पानी सॉइल की तरफ ही होता है और मैंने आपको एक और एक्सपेरिमेंट कराया था कि आपका जो वाटर होता है, याद है आपको सीडलिंग वाला? तो आपको एक और चीज मैंने कराई थी कि आप एक ऐसा पॉट लीजिए जिसमें आपने पानी डाल रखा है और आप एक ऐसा ट्रे ले लीजिए जिसमें आप पॉट रख दीजिए पानी का साइड में और पानी से उसी साइड से आना चाहिए। तो आपने देखा था रूट की डायरेक्शन किधर साइड को हो गई थी? ऐसे हो गई थी ना, वो रूट की डायरेक्शन ऐसे हो गई थी उस प्लांट पॉट की तरफ। याद आया जो हमने सीडलिंग लगाई थी? तो हमने इससे इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि रूट जो होती है वो वाटर के टुवर्ड्स जाती हैं। तो अगर रूट वाटर के टुवर्ड्स जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैम अगर रूट वाटर के टुवर्ड्स जा रही है तो इट मीन्स कि रूट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रूट्स शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या? रूट्स शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। समझ गए? बताइए, समझे इतना पॉइंट आप लोग? ओके डन। नेक्स्ट स्टूडेंट, रूट्स की तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब एक और बात आप देखो, मैंने आपको, आप देखो लाइट ऊपर से आ रही है, ठीक है, लाइट आपकी ऊपर से आ रही है तो आप देख रहे हो स्टेम उसकी तरफ ही जा रही है। क्या? स्टेम उसकी तरफ ही जा रही है। तो आपको पता है स्टेम जो होती है वो लाइट की तरफ ही अट्रैक्ट होती है ना, वो लाइट की तरफ ही बेंड होती है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट उसको करनी है फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के लिए लगेगी लाइट की रिक्वायरमेंट। तो लीफ वगैरह उसके पास जो भी है वो तो स्टेम पर ही है ना, तो भाई वो उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्टेम जो है वो लाइट के टुवर्ड्स आ रही है। तो इसका मतलब अगर स्टेम आप देख लो ना, बेंडिंग कैसे हो गई उसकी, ऐसे हो गई। और एक और रीजन है इसका, तो वो इस तरह से बेंड हो गई जहां से लाइट आ रही थी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपकी स्टेम होती है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द लाइट। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेम होती है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करती है। समझ रहे हो वाला पॉइंट? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एंड आपको देखो आंसर्स मिल चुके हैं सारे। फिर आते हैं स्टूडेंट आपका, आप स्टेम को देखो आपने जब पॉट को टेढ़ा करके रखा तब वो ऐसी गई ना ऊपर को बेंड करती हुई। अगर आप सीधा रखते हो तब भी ऊपर ही रहती। तो इसका मतलब है वो बेंड क्यों कर गई? वो तो ऐसे वर्टिकल भी रह सकती थी, लेटी हुई भी रह सकती, क्योंकि स्टूडेंट स्टेम जो होती है वो ग्रेविटी के अपोजिट क्या करती है? मूव करती है। तो मतलब ग्रेविटी अगर नीचे है तो स्टेम ऊपर को जाएगी। तो इसका मतलब स्टेम जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती है। क्या? स्टेम शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इजी समझ में आई चीज आप लोगों को? तो अब आपको आंसर्स मिल चुके हैं इस पूरे क्वेश्चन से, पूरा मैंने आपको सब सॉल्व करा दिया। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म वो कौन होगा? जियोट्रॉपिज्म रूट्स शो करेंगी। और आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है बेटा? अब बताइए आप जल्दी से। स्टेम। और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? आपका स्टेम। तो पहले वाले का आंसर रूट और दूसरे वाले का आंसर स्टेम। स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया करके रिवाइज भी हो चुका होगा और क्लियर भी हो चुका होगा। ले लिया? चले आगे बढ़ जाए। ले लिया? ओके। तो द आंसर विल बी रूट्स एंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। टू विच डायरेक्शन स्टिमुलाई रूट्स रिस्पॉन्ड एंड शूट रिस्पॉन्ड। कौन से डायरेक्शन स्टिमुलाई को रूट्स रिस्पॉन्ड करती हैं और शूट किसको रिस्पॉन्ड करती है? देखिए आपको मैंने एक बात बताई थी अभी उस पिछले डायग्राम से कि जो आपकी स्टेम होती है, जो आपकी स्टेम होती है बताओ, वो लाइट की तरफ को बेंड कर जाती है। स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स दी लाइट। तो हम यहां से क्या देखते हैं? हम यहां से ये देखते हैं कि जो आपकी स्टेम होती है वो क्या शो करती है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? जो आपकी स्टेम होती है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द लाइट और वो शो करती है आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो आपकी रूट होती है,
डायरेक्शन पूछा है ना इन्होंने, तो रूट जो होती है रूट बेंड करती है, मतलब रूट मूव्स टूवर्ड्स दी ग्रेविटी एंड वाटर। हाँ, इनको रिस्पॉन्ड करती है, डायरेक्शनल रिस्पॉन्ड करती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये आपको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करेगी, हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करेगी। तो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा कि रूट्स ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्ड करती है और स्टेम लाइट के लिए रिस्पॉन्स करती है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी था। यस मैम, इजी था, आई नो कि सब कुछ इजी है। ले लो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। व्हाट आर द साइंटिफिक नेम्स फॉर द फॉलोइंग रिसेप्टर्स इन एनिमल। ओके, आपको इन रिसेप्टर्स के क्या बताने हैं? साइंटिफिक नेम बताने जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए, रिसेप्टर फॉर लाइट बताइए जल्दी से। लाइट के रिसेप्टर सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होते हैं स्टूडेंट? ये प्रेजेंट होते हैं आपके कौन से सेंस ऑर्गन? आईज में प्रेजेंट होते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइट के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, फोटो। क्या एक वर्ड होता है? फोटो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलेंगे? फोटो रिसेप्टर्स। समझ गए? यस मैम। फिर आते हैं स्टूडेंट आपका क्या? रिसेप्टर फॉर हीट। रिसेप्टर फॉर हीट का मतलब क्या होता है कि ये आपके कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको हीट कहाँ फील होती है? हाँ, स्किन पे फील होती है। तो मतलब मैम इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो वर्ड यूज ही होता है हीट के लिए, थर्मो रिसेप्टर्स। समझ गए? यस मैम। फिर रिसेप्टर्स फॉर साउंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ईयर में प्रेजेंट होते हैं और इसके लिए वर्ड यूज होता है फोनो। फोनो रिसेप्टर्स। समझ गए? यस मैम। फिर आते हैं रिसेप्टर्स फॉर स्मेल। स्मेल के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? आप कहाँ से स्मेल कर पाते हैं? कान लगा के? अरे स्मेल नहीं आ रही मैम, या नोज लगा के? तो मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिसेप्टर्स फॉर स्मेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट आपके? ये प्रेजेंट होता है आपके नोज में और इनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। फिर स्टूडेंट अगर हम लोग किसकी बात करेंगे? रिसेप्टर फॉर टेस्ट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहले टंग में प्रेजेंट होता है और इनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स। समझ गए या नहीं समझे? जल्दी से बताइए। समझ गए ना? तो इसका मतलब कि आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्गन्स भी आप याद रख लेना, जो सेंस ऑर्गन्स हैं। ये आपके ईयर में होते हैं, ये आपकी स्किन में होते हैं। ईयर बता रही हूँ मैं, फोटो रिसेप्टर्स को, आईज। ये स्किन में होते हैं स्टूडेंट, और आपके जो फोनो होते हैं वो कानों में होते हैं। ऑल्फैक्टरी आपकी नोज में होते हैं और गस्टेटरी आपकी टंग पर होते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गए साइंटिफिक नेम्स फॉर द फॉलोइंग रिसेप्टर्स इन एनिमल। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। आगे बढ़े। ओके, तो स्टूडेंट वही हो जाएगा। फोटो रिसेप्टर्स जो होंगे रिसेप्टर्स फॉर लाइट, थर्मो रिसेप्टर्स फॉर हीट, फोनो फॉर साउंड, ऑल्फैक्टरी फॉर स्मेल एंड गस्टेटरी फॉर टेस्ट। इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। नेम वन ग्लैंड ईच। ओके, आपको ग्लैंड्स के नाम बताने हैं। विच एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, विच एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, विच एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो सबसे पहले फर्स्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड जो मिक्स ग्लैंड्स होती हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आपको पता है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे पास 3 टाइप की ग्लैंड्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। हाँ, 3 टाइप की होती हैं आपकी। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है जो इन दोनों की तरह बिहेव करती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सोक्राइन का ग्लैंड का मतलब होता है कि डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। डक्ट ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी। क्या होती हैं ये आपकी? ये आपकी होती हैं डक्ट ग्लैंड्स। ध्यान से रिवाइज कर लो। MIQs का फायदा ये होता है, सब क्वेश्चन आंसर का फायदा होता है, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा होता है। तो स्टूडेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो आपकी डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। और डक्ट ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है कि ये अपनी सिक्रीशन को सरफेस पर रिलीज करेंगी डक्ट्स के थ्रू। सिक्रीट या रिलीज दियर सिक्रीशन ऑन द सरफेस। दियर सिक्रीशन
ऑन दी सरफेस। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो ये अपनी सिक्रेशन को कहाँ रिलीज करती है बेटा? सरफेस पर ये अपनी सिक्रेशन को रिलीज कर रही होती है। जैसे कि आपको पता था, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि देयर इज अ स्टमक हियर, एंड स्टमक में क्या होती है बेटा? आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, तो वो कुछ ऐसी तो होती नहीं, ऐसे सीधी ऐसी होती है, वो अंदर को ऐसे पिट्स होते हैं ऐसे। तो ये जो है ये तो है डक्ट। क्या है ये आपकी? ये है आपकी डक्ट। क्या है बेटा? ये आपकी डक्ट है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे जो भी सिक्रेशन होती है, ये जो भी ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाएंगे, तो वो यहाँ पे ऐसे सरफेस पे रिलीज होगी इन डक्ट्स के थ्रू। तो इनके पास डक्ट्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ये आपकी डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। समझ गए? ये आपका क्या क्या रिलीज करती है स्टूडेंट? इनकी सिक्रेशन में आपका म्यूकस हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, है ना? समझ गए? और जो हार्मोन वाली सिक्रेशन होती है वो रिलीज करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं स्टूडेंट आपकी, वो आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। और ये अपनी सिक्रेशन को कहाँ डालती हैं? डायरेक्टली ब्लड के अंदर। कहाँ डालती हैं? रिलीज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू दी ब्लड। समझ गया वाला पॉइंट? जैसे कि आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं। देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड थायराइड ग्लैंड, लाइक दिस इज द थायराइड ग्लैंड हियर, एंड थायराइड ग्लैंड के पास क्या होते हैं स्टूडेंट? दे आर द फॉलिकल्स। क्या होंगे यहाँ पे? यहाँ पे आपको ऐसे फॉलिकल्स मिल जाएंगे, ऐसे। और इन फॉलिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल्स। तो आपको पता है स्टूडेंट ये क्या बनाते हैं? ये हार्मोन बनाते हैं जो यहाँ पे इस तरीके से स्टोर हो जाता है, लाइक दिस। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये अपनी सिक्रेशन आप कैसे डालेंगे? जब यहाँ पर इस तरीके से ब्लड वेसल आएगी तो ये ऐसे कैपिलरीज में टूटेगी, और जब भी कैपिलरीज में टूटेगी तो आपको पता है ब्लड कभी भी खुद तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता नहीं है सेल्स के, तो यहाँ से अपना एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिलीज करता है। तो ये भी अपने हार्मोन को यहाँ पर ही रिलीज कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे। और ये वापस से, ये जो पूरा सिक्रेशन है, जब ये वापस से ब्लड में जाता है स्टूडेंट, तो ब्लड अब जहां भी जाएगा तो वहां पर इस हार्मोन को लेकर चला जाएगा। मतलब कि यहां पर ये क्या रिलीज करते हैं स्टूडेंट? ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? ये आपके एंजाइम्स, म्यूकस, ईयरवैक्स, सलाइवा, ये जो सारी सिक्रेशन है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की है। और एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल्स जो नॉन न्यूट्रिएंट है। कैसे हैं बेटा? जो आपके नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। फिर आते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि विच एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि आपके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको 3 ग्लैंड्स पढ़ाई थी, उनमें कौन कौन थे वो 3 ग्लैंड्स? जैसे कि आपका पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। जैसे पेनक्रियाज का एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स, तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाज आपके पेनक्रियाज एंजाइम्स रिलीज करता है, और साथ में आपके हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो 2 हार्मोन है और ये एंजाइम्स है, तो ये दोनों काम कर रहा है ना। एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी दिखा रहा है, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी दिखा रहा है। तो मतलब आप एग्जांपल्स डाल सकते हैं। जैसे एक्सोक्राइन में आप डाल सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या यहाँ पे क्या डाल सकते हो आप एग्जाम्पल में? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स। और यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या डाल सकते हो? एंडोक्राइन में तो आप मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे। हाँ, एंडोक्राइन में जैसे आपका पिट्यूटरिक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, थायराइड आपके पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, और वहां पे मैंने आपको बता दिया पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, 3 ही होते हैं यहाँ पे हेट्रोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया? पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कराया यहाँ पे भाई, इसके बाद तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो आपको अगर एंडो और एक्सो में डाउट होता हो ना, तो आप ऐसे याद करा करो। देखो आप ऐसे याद करा करो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड के अंदर डालते हैं सिक्रेशन, अंदर, एंडो अंदर, एंडो अंदर, एंडो अंदर। समझ गए? ऐसे याद कर लो। एंडो याद होगा तो एक्सो तो खुद याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब देखो आप यहाँ पे, तो स्टूडेंट आप देखेंगे जो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। अब तो आप बता सकते हैं ना, दे आर द मल्टीपल ग्लैंड। जैसे कि अभी मैंने आपको थायराइड पढ़ाया, पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड आपकी हो जाएगी ना पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन होती है नेचर में।
फिर आते हैं एक्सोक्राइन, जो सिर्फ एक्सोक्राइन की तरह एक्ट करती है। आप यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड डाल दो या गैस्ट्रिक ग्लैंड डाल दो। हाँ, फिर जो एक्ट एज बोथ, यहाँ पर पैनक्रियाज डाल दो। एक एक एग्जाम्पल देना था ना आपको, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपका पूरा रिवाइज करा दिया। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड होती है जैसे कि थायराइड। हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो जिसके पास डक्ट होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। पेनक्रियाज जो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है। इजी क्वेश्चन, इजी तो है, आई नो। नेक्स्ट आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। विच प्लांट हार्मोन मेक अ स्टेम बेंड्स टुवर्ड द लाइट। कौन सा प्लांट हार्मोन होता है जो स्टेम को बेंड कराता है टुवर्ड्स द लाइट। तो कौन है वो है आपका ऑक्सिन। क्या है बेटा, वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑक्सिन। आपको पता है ये क्या करता है, इसका एक्शन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देयर इज अ स्टेम हियर, देयर इज अ स्टेम हियर, तो आपको पता है स्टूडेंट इस स्टेम में क्या होता है आपका, यहाँ पर स्टेम के टिप पर क्या है मैम, स्टेम की टिप पर है ऑक्सिन भाई साहब। कौन है, ऑक्सिन भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट आ रही है, क्या लाइट आ रही है यहाँ से, दिस इज द लाइट हियर। तो अब जब लाइट यहाँ से आ रही है तो हमने क्या देखा, हमारी स्टेम ने बदला रंग, रंग नहीं डायरेक्शन। तो पहले थी ऐसी रहेगी, तो मैं बताती हूँ होता क्या है, कुछ ऐसा होगा। तो देखो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा स्टूडेंट क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन शिफ्ट टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। जहां से लाइट आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन आपका शिफ्ट करेगा। और ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल एनलार्जमेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट, फॉर द सेल एनलार्जमेंट आपके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन होगा जब वो सेल एनलार्जमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है तो जिधर साइड वो ज्यादा शिफ्ट करेगा उधर साइड की सेल्स ग्रो कर जाएंगी, हाँ इस तरीके से, और इधर साइड की छोटी रह जाएंगी जिधर साइड ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इसी वजह से तो स्टेम बेंड कर जाती है। तो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट, स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट, इजी पीजी। और सनलाइट नहीं कोई मतलब लाइट के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी, इजी है ना। इस डायग्राम को बना कर जाना तुम्हारा टीचर इंप्रेस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके चलो, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, वेरी शॉर्ट देख लिया। अब आ गए हैं हम लोग किस पे, शॉर्ट कैटेगरी पर आ चुके हैं। तो शॉर्ट देखते हैं, व्हाट डज अ रूट डू इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, व्हाट इज इट्स फिनोमेना नोन एज। ओके, ये बोल रहे हैं जो रूट्स होती है वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में क्या करती है और हम इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, चलो पहले एक देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट के रूट्स क्या करती हैं। तो देखिए ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम है स्टूडेंट्स के देयर इज अ, मैं एक सीडिंग ले लेती हूँ यहाँ पे इस तरीके से, है ना, और उसकी रूट्स बना लेती हूँ ऐसे। देखो यार ये वाले नहीं करते, ये वाला कर लेते हैं ऐसा, ये पॉट ले लेते हैं एक, ऐसे, एंड हियर इज द स्टेम। ओके डन। तो स्टूडेंट आपसे ये बोल रहे हैं कि रूट्स क्या करते हैं। देखो ये रूट्स हैं आपकी, तो आपको पता है इसमें नीचे जो होता है, नीचे होता है ग्रेविटी। क्या होता है बेटा, नीचे, नीचे आपका ग्रेविटी होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रूट्स, देखो प्लांट आपने ऐसे रख दिया, पॉट आपने ऐसे रख दिया, बट फिर भी आपने देखा कि रूट्स वर्टिकल होनी चाहिए थी ना। जब आपने प्लांट रखा तो रूट्स आपकी ऐसी होनी चाहिए थी सीधी, बट ये सीधी ना होकर कैसे बेंड कर गई, ये उधर साइड को नीचे को चली गई। तो इसका मतलब जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि रूट्स मूव्स टूवर्ड्स दी ग्रेविटी, टूवर्ड्स दी ग्रेविटी। जो रूट्स होती है इसमें वो आपकी ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव कर जाती हैं। तो अगर वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव कर जाती हैं तो इसका मतलब उनका रिस्पॉन्स कैसा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनका, उनको पसंद है रूट्स, हाँ उनको रूट्स पसंद है, तो पॉजिटिव। और आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब इस ट्रॉपिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। तो रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो हम यहाँ पे देखेंगे रूट्स क्या करती है, रूट्स एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं कैसे, मूव्स टूवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के टूवर्ड्स जाकर, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। व्हाट इज दिस फिनोमेना नोन एज, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। समझ गए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। अब आते हैं बी पार्ट पर, चलो बी पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे।
बी पार्ट, तो बी पार्ट है आपका क्या, व्हाट डज अ स्टेम डू इन रिस्पॉन्स टू लाइट, स्टेम क्या करती है, तो देखो आपको पता है स्टूडेंट, दिस इज अ स्टेम हियर, दिस इज अ स्टेम हियर, मान लो लाइट कम्स फ्रॉम हियर, तो स्टेम विल व्हाट विल स्टेम डू, यहाँ पे ये आपकी स्टेम थी, सीधी खड़ी थी, बट ये उस तरफ को मुड़ गई, ये इसको अलग ही लाइट से प्यार हुआ पड़ा है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन, आपको पता है रीजन तो इसका ऑक्सीजन की वजह से है, तो अब बट हम यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो आपकी स्टेम होती है, स्टेम जो होती है वो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द लाइट, स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स दी लाइट, लाइट के टूवर्ड्स आपकी स्टेम बेंड कर जाती है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि स्टेम जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है लाइट के लिए। तो और आपको पता है इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, तो स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्टेम क्या कर रही है इन रिस्पॉन्स टू, तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है लाइट के लिए, कैसे, उसकी तरफ को बेंड कर कर, स्टेम मूव्स या बेंड्स टूवर्ड्स दी लाइट, लाइट के टूवर्ड्स आपकी स्टेम बेंड कर जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस फिनोमेना को हम लोग बोल रहे होते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। समझ गए आप ये वाला पॉइंट, ये नहीं समझे, जल्दी से बताइए, अगर समझ गए तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए। और क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने इसका, ले लो आप एक बार और। चलो तो आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे, जियोट्रोपिज्म होगा, इसको हम लोग ग्रेविट्रोपिज्म भी बोलते हैं, इज अ टर्निंग और ग्रोथ मूवमेंट ऑफ बाय अ प्लांट और अ फंगस इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। इट इज जर्नल फीचर ऑफ ऑल हायर प्लांट्स एंड मेनी लोअर प्लांट्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्यूमेंट दैट द रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट के सारा काम चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक है, ये हमारे बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही टैलेंटेड थे। तुम्हें पता है चार्ल्स डार्विन क्या बोलते थे हमेशा, कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। एंड ही वॉज द मोस्ट जो बोलते हैं ना कि जो साइंटिस्ट जाने जाते हैं बहुत बड़े जिन्होंने काम किए हैं, उनमें से एक है चार्ल्स डार्विन। तो आप देख रहे हो ये अपने आप को बेवकूफ़ बोलते थे, बट ये इतने बड़े दिग्गज थे। तो आप भी ये मत सोचो कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये मतलब जब भी मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन सी लगते हैं, जब ये अपने आप को बोलते थे ना कि मैं स्टूपिड हूँ, बट उसके बाद भी इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी है ना कि आपको बिलीव नहीं होगा। देयर इज अ चैप्टर, मतलब एक टॉपिक है इवोल्यूशन करके, उसमें चार्ल्स डार्विन का सबसे बड़ा रोल रहा है इवोल्यूशन के अंदर। तो चार्ल्स डार्विन, आप किसी को देखो, आप हर किसी की लाइफ में एक डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल इज इन द सेंस कि अभी आप बच्चे हो, आपकी लाइफ में क्या आएगा कि मैम हम इतना पढ़ रहे हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरा पढ़ने कोई मन नहीं कर रहा है, ऐसे डाउनफॉल्स आते हैं। बट आप क्या करना, आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, आपको वापस से गिर कर खड़ा होना है। मैंने बोला था ना, अगर आपको अगर एक स्टेप आगे जाना है, अगर उसके लिए 2 स्टेप पीछे लेने भी पड़े ले लो, क्योंकि उसके बाद जो आपकी जंप होगी वो उन 2 स्टेप को क्या, उन 4 स्टेप को भी कवर करके चली जाएगी। तो द थिंग इज, अगर थोड़ा सा रेस्ट लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चार्ल्स डार्विन भी उन्हीं में से, पता है क्या बोलते थे हमेशा कि मैं स्टूपिड हूँ, बट स्टूपिड नहीं थे वो क्या थे वो आपको पता है। उन्होंने ये सारी चीज़ें, उन्होंने ऑक्सीजन को पता करा था कि भैया कैसे ये सब काम हो रहा है। तो दैट इज रूट ग्रो इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटिज्म एंड स्टेम ग्रो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, मतलब ऊपर को जाती है। दिस बिहेवियर कैन बी इजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द एनी पॉटेड प्लांट व्हेन लेड ऑन इट्स वन साइड द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द स्टेम। मैंने बताया था आप उसको लिटा दो तो आप देखोगे कि रूट्स नीचे को चली जाएंगी और स्टेम आपके ऊपर को आ जाएंगे। और ऑक्सीजन जो होता है प्लांट का ग्रोथ हेल्प दैट रेगुलेट द शूट ग्रोथ। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था वो जो स्टेम की ग्रोथ होती है वो ऑक्सीजन ही कराता है। बट व्हेन सनलाइट वेराइज, oxygen is broken down into on the sunnier side of the stem. The higher concentration of oxygen on the shady side causes the plant cell on that side to grow more, so it bends toward the light. हम ही देखते हैं स्टूडेंट, वैसे तो ऑक्सीजन ही कराएगा, बट जब सनलाइट आती है तो ऑक्सीजन उस तरफ को मूव कर जाता है। ग्रोथ तो ऑक्सीजन ही कराएगा स्टेम की, बट बेंडिंग जो होगी वो भी ऑक्सीजन की वजह से होती है। कैसे? क्योंकि जब सनलाइट जहां से आती है ऑक्सीजन दूसरी साइड को मूव कर जाता है, उसको शेडी पार्ट पसंद है, उसको सनलाइट वाला पार्ट पसंद नहीं आता है। तो उसके मूव करने की वजह से वो सेल एनलार्जमेंट कराता है, तो आपकी स्टेम बेंड कर जाती है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द लाइट। ओके डन, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन, गिव द फंक्शन ऑफ मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है बेटा आपकी, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड हियर। देखो मैं सोचूं पहले, चलो बता ही देती हूँ, छोड़ो। तो सुन देखो, ये आपका, मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी ये चीज। तो हियर इज द ब्रेन ऑफ द पर्सन। मजा आ रहा है?
बढ़िया लग रहा है? अगर बढ़िया लग रहा है तो इसी बात पे सेशन को भी लाइक कर दो भाई जल्दी से, और रेड हार्ट को तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जब भी मिलेंगे ना तुम लोग को। चलो तो स्टूडेंट यहाँ पर हियर इज द मिड ब्रेन, हियर इज द पोन्स एंड हियर इज द मेड्यूला। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट, जब भी मेड्यूला ऐसे एक्सटेंड करता है, इसकी एक्सटेंशन ही स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे। ओके डन, डन, समझ में आया? यस मैम। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से इतना पार्ट ये इस तरीके से, तो ये जो नीचे आ गया दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। और आपको पता है स्टूडेंट, ये जो होती है ये आपकी प्रोटेक्टेड रहती है विद द बोनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वर्टिब्रीज। ऐसे ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रीज। क्या बोलते हैं हम इनको? हम इनको बोलते हैं वर्टिब्री, और इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इसको बोलते हैं। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड हियर। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्ट रहती है आपकी? ये वर्टिब्रल कॉलम्स आपकी प्रोटेक्ट रहती है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो ये क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी, कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का पार्ट बनाती है ये, मतलब सीएनएस को बनाती है ब्रेन के साथ मिलके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। फिर हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट आपका कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्या? वर्टिब्रल कॉलम्स आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। फिर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज क्या है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। कैसे? देखो आपको पता है चीज कि मान लो मैंने स्पाइनल कॉर्ड काट दी इधर ऐसे, तो यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट कि जितने भी आपके सडन रिस्पॉन्स होंगे, इस तरीके से यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से इस तरीके से सिग्नल जाएगा किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। कौन लेके जाएंगे? न्यूरॉन से लेकर जाएंगे। और फिर अब मान लो ऐसा है कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिया, हॉट प्लेट, या हाथ पे सांप बैठ गया, या फिर कुछ भी, मतलब जिसका आपको बहुत डर लगता है, तो आप एकदम से छोड़ दोगे ना, आपको फर्क नहीं पड़ता वो टूटे या क्या हो, एकदम से जो ऑटोमेटिक हुआ, जिसमें आपने सोचा ही नहीं कुछ भी, मतलब बिना सोचे समझे आपने वो काम कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो न्यूरॉन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूरॉन जो होगा यहाँ पर जो न्यूरॉन होगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा ब्रेन के पास, ये इन्फॉर्मेशन ये यहीं पर ही बैठा हुआ जो न्यूरॉन है वो डिसीजन ले लेगा, वो बोलेगा भाई हाथ हटा लो जल्दी से। तो जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है स्टूडेंट वो होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन, और जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है आपका बेटा वो होता है आपका मोटर न्यूरॉन। क्या होता है वो आपका मोटर न्यूरॉन होता है। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? नहीं समझ? जल्दी से बताइए, समझ गए ना? तो इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक कर दो। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट आपका ये वाला जो न्यूरॉन है इसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। हाँ, तो ये एक्शन, ये जो पूरा है हम इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। नहीं पूरा मतलब आपने एकदम सडनली ये काम किया, तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करना। क्या ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो बन रही है ना ये आर्क, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इस आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? अगर समझ में आ गई तो इस बात पे रेड हार्ट कमेंट कर दो, सेशन को भी लाइक कर दो, और ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब आते हैं स्टूडेंट, आपको मैंने स्पाइनल कॉर्ड पूरी बता दी है। अब आते हैं बेटा गिव द फंक्शन ऑफ मेड्यूला। आपको पता है मेड्यूला दिस पार्ट, दिस इज द मेड्यूला हियर, यू दिस इज द मेड्यूला, फुल नेम इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा, फुल नेम इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट? हम लोग यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है इसके पास सारे के सारे इनवॉलेंट्री यहाँ पे क्या पड़े होते हैं? ये सारे के सारे कंट्रोल करता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस को यहाँ पे कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका सारे सेंटर्स यहाँ पर पड़े होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी लाइन सेंटर यहाँ पड़ा हुआ होता है, वॉमिटिंग सेंटर यहाँ पड़ा हुआ होता है, कार्डियो वेस्कुलर सेंटर यहाँ पे पड़ा हुआ होता है, स्नीजिंग सेंटर यहाँ पड़ा हुआ होता है, कफिंग सेंटर यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। तो ये सारा फंक्शन किसका होता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा का होता है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े बेटा, ओके डन। तो देखो आंसर, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंटर, मैंने बताया ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड बाय अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द reflexes, reflex actions and conduction of nerve impulses to and from the brain, to and from the brain, मतलब ब्रेन तक ऊपर लेके जाना और ब्रेन से नीचे भी इसके थ्रू आती हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई जाती हैं, कुछ बहुत कम होती है जो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचती है, जैसे कि जो ऑप्टिक नर्व वगैरह लेकर चली जाती हैं। नेक्स्ट द मेडुला कंट्रोल वेरियस इन्वॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सारे सेंटर्स इसके पास पड़े हैं भाई, सारे सेंटर्स इसके पास पड़े हुए हैं, समझ गए? यस मैम, मतलब इनवॉलेंट्री वाले। नेक्स्ट आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18, द ह्यूमन ब्रेन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, नेम द 3 रीजन्स, व्हाट इज क्रेनियम एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन ब्रेन हियर। ओके, तो स्टूडेंट एज वी ऑल नो दैट के जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं मैं। ह्यूमन ब्रेन जो होता है बेटा आपको वो 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है, किसमें? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हम देखते हैं फोर ब्रेन फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज हो जाता है आपका, किसमें? आपका सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन के फर्दर कोई डिविजन हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फिर आते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाता है आपका, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ओके डन, यस मैम। अब स्टूडेंट आपको ये चीज पता है व्हाट इज क्रेनियम। तो देखो अभी मैं यहाँ से एक ब्रेन मतलब ब्रेन बनाने जा रही हूँ। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने इतने का स्क्रीनशॉट? छोड़ो यार, हटा ही रही हूँ मैं इसको। तो आपको मैंने बताया था स्टूडेंट जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका ब्रेन होता है, देखो जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन कैसा होता है यहाँ पे, दिस इज द मेडुला ऑब्लंगेटा हियर, ऐसे बना देती हूँ मैं। देखो दिस इज द जो आपको मेन नजर आता है यहाँ पे, ये क्या है आपका? ये है आपका सेरी, इतना फोल्डेड जो आपको नजर आता है ये क्या है? ये आपका सेरिब्रम। फिर हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपको ऐसे थोड़ा सा मिड ब्रेन दिखता हुआ नजर आता है, दिस इज द मिड ब्रेन हियर, मिड ब्रेन हियर। फिर स्टूडेंट इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होता है पॉन्स, दिस इज द पॉन्स हियर। एंड उसके नीचे होता है मेड्यूला। क्या होता है उसके नीचे? आपका मेड्यूला प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दिस इज द मेड्यूला हियर। अब पीछे की तरफ क्या होता है? पीछे की तरफ होता है आपका सेरिबेलम। क्या होता है पीछे की तरफ? आपका सेरिबेलम होता है हियर, यहाँ पे 2 लोब्स में होते हैं ये, और ये भी 2 लोब में होता है, बट दिखेगा थोड़ी आपको क्योंकि बंदा तो ऐसे खड़ा कर रखा है मैंने। ऐसा होता है आपका ये, यहाँ पे ये भी आपका 2 लोब्स में होते हैं ऐसे। ओ बट आपको वो नजर नहीं आएंगे 2 लोब्स उसके। और डायनसेफ्लॉन अंदर की तरफ होता है। तो आपको बताया था मैंने स्टूडेंट ये जो पूरा है ये काफी सॉफ्ट है, सब कुछ काफी सॉफ्ट है, तो इसको प्रोटेक्ट कर रखा है हमने यहाँ पे। क्या? हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे प्रोटेक्ट कर रखा है, ऐसे हमने इसको यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्ट कर रखा है, समझ गए? और इस प्रोटेक्टिव ये जो है, ये जो कवरिंग है, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है यहाँ पर, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो मैंने बनाई है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट? दिस इज क्रेनियम, दिस इज क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या है आपका? क्रेनियम एक बोनी बॉक्स है। क्या है बेटा? क्रेनियम आपका, क्रेनियम आपका एक बोनी बॉक्स होता है। बोनी को लिख रही हूँ मैं, बॉडी। क्रेनियम एक बोनी बॉक्स होता है। मेरे 1 घंटे बाद न्यूरॉन उल्टे हो जाते हैं, तुम्हें पता है ये चीज। तो बोनी बॉक्स है आपका स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है? दैट प्रोटेक्ट्स बोनी बॉक्स विच प्रोटेक्ट्स which protects the brain from the mechanical injury। भाई इतना सॉफ्ट पार्ट है हमारा ब्रेन, उसको बचाएगा कौन? उसको बचाएगा ये क्रेनियम। क्रेनियम एक बोनी बॉक्स होता है, समझ गए? जैसे स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है बेटा? आपका क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है। समझ गए या नहीं समझ गए? जल्दी से बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
ले लिया, आगे बढ़े। चलिए तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आंसर देखेंगे अब। तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्रेनियम एक बोनी बॉक्स होता है इन द स्कल विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द हार्मोन गिवन इन द कॉलम विद द फंक्शन गिवन इन अ कॉलम्स 2। ओके वाओ, मैचिंग। तो पता है जब मैं कौन सी क्लास में थी, आई वॉज इन अ 6th मे बी, हाँ आई वॉज इन अ 6th क्लास। तो वहाँ पे ना SST में मैचिंग्स आती थी, तो वो बड़ी खतरनाक होती थी, वो मेरे से कभी होती, मतलब पहले मैं क्या करती थी, मतलब मैं ऐसा करती थी कि एक वर्ड याद कर लेती थी और बस उससे मैच कर देती थी। और इमेजिन करोगे टीचर ने एक ऐसा सेंटेंस दे दिया 2, इसमें वो दोनों में वर्ड आ रहा है। आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। बट बाद में जब हमने पढ़ना सीख लिया कि कैसे पढ़ा जाता है, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं पढ़ने की, तब हमें समझ में आ गया था कि कैसे कैसे करना होता है। तो स्टूडेंट ये वाला जो मैच यहाँ पे आपके हार्मोन है, यहाँ पर आपके फंक्शन है, तो आपको इसके हार्मोन को उसके फंक्शन से मिलाना है। ओके लेट्स स्टार्ट। मजा आएगा आपको, मजा आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। मजा आना इज इन द सेंस पढ़ने में मजा आ रहा है, मतलब कि समझ में आ रही है चीजें आपको। अगर समझ में आ रही तो भाई देखो, मैंने आपको एक चीज बोली है कि आप जल्दी से मेरे को अपना रिव्यू दो कमेंट बॉक्स में कि यस मैम हमें अच्छा लगता है आपके साथ पढ़ के, या जो भी आपको है, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, आई विल एक्सेप्ट और मैं उस पर काम करूंगी। और जब मैं उस पर काम करूंगी तो मुझे पता है कि मैं पक्का उसको इंप्रूव भी कर लूंगी। इंप्रूव देखो, अगर मुझे कोई इंसान सिखा रहा है तो मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज कुछ ना कुछ तो मैं सीख रही हूँ ना। मैं ये मानती हूँ कि मतलब सब ना मेरे यहाँ पे टीचर्स हैं, कोई भी हो, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है ना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं भले से चुप भी हूँ ना, मैं जब भी उसको ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। क्या पता वो अच्छी चीज़ हो या फिर वो बुरी चीज़ हो। मान लो वो इंसान सही नहीं कर रहा, तो मैं उससे ये चीज़ सीख रही होती हूँ कि यार मुझे नहीं करना ये काम जो वो कर रहा है। हाँ, भले से मैं किसी के मुंह पे नहीं बोलूँगी कि वो या कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं करूँगी यार बढ़िया आदमी है, बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, इसके जैसा काम मैं करूँगी। तो ये सारी ना आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा रहा है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या आपके साथ का हो, तो आपको सीख लेना चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे कि आपका पहला हार्मोन थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है स्टूडेंट? थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका मेटाबॉलिज्म फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मतलब कि BMR कंट्रोल करता है बॉडी का। अब देखो आप यहाँ पे मिला, पहला है ब्रेस्ट टू डेवलप इन फीमेल्स, नेक्स्ट है मेल टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, प्रिपेयर फूड ऑफ एन बॉडी फॉर एन इमरजेंसी, कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट। तो कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट मतलब कि मैम फर्स्ट का हो जाएगा डी। वाओ, मजा आ रहा है मुझे मैचिंग करने में। हाँ, फर्स्ट का हो जाएगा आपका डी। डन, ओके मैम। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ये बेटा आपका एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये चीज़ आपको मालूम है, ये कहाँ से रिलीज होता है? आपका एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और जब आपका एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है तो आपको पता है किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आपका जब प्रोड्यूस होता है जब आप इमरजेंसी में होते हैं। तो लेट्स सी, पहला तो ब्रेस्ट वाला था, दूसरा मेल प्रोड्यूसिंग, फिर प्रिपेयर बॉडी फॉर एन इमरजेंसी, तो सेकंड का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेकंड का हो जाएगा आपका सी। डन, यस मैम। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो आपका पैनक्रियास से रिलीज होता है एंड इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। क्या कंट्रोल करता है बेटा? ये आपका रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। देखो तो ये ऑप्शन आपका रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, तो थर्ड का हो जाएगा ई। कर लोगे अब तो तुम न्यू उड़ा के आओगे ऐसे, थर्ड का ई। समझ गए आप? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है स्टूडेंट आपको पता है ये फीमेल में प्रोड्यूस होता है हार्मोन, और ये क्या किसके रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट? आपके फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, इन सब के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे कि इसका हो जाएगा ए। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, कॉज ब्रेस्ट टू डेवलप्स इन फीमेल, तो मतलब ये कौन सा है आपका? ये है फोर्थ, तो फोर्थ का हो जाएगा आपका ए। ओके डन। फिर आते हैं स्टूडेंट किस पे? आपके टेस्टोस्टेरोन पे। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है आपका स्टूडेंट, ये आपके मेल्स में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, और ये स्पर्म प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराता है उनमें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉज द, एक ही बचा है ना, एक ही बचा है, और देख लो, पढ़ लो चाहे आप, कॉज द मेल टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। तो हम ये देखते हैं यहाँ से मेल जो होता है स्पर्म इजिली प्रोड्यूस कर पाता है इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। तो फोर्थ का हो जाएगा आपका क्या? फोर्थ का हो जाएगा आपका ए नहीं बी। ओके नहीं, फिफ्थ का है ना, ये फिफ्थ का बी। चले आगे बढ़ जाए, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आंसर्स का देख लो। अब आंसर्स आपके, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ई, फोर्थ का ए और फिफ्थ का बी। इजी पीजी। चले आगे बढ़े। ओके मैम, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, और हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है। व्हाट इज अ प्लांट हार्मोन? नेम 4 प्लांट हार्मोन, स्टेट 1 फंक्शन ऑफ ईच।
ओके, प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो कोऑर्डिनेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, आप खुद बताओ, प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? क्या प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम है? नहीं मैम, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। तो प्लांट कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं स्टूडेंट? प्लांट कोऑर्डिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स। ये केमिकल्स हैं जिनकी वजह से प्लांट आपस में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। ज्यादा 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन, बट हमसे यहाँ पे कितने पूछे हैं आपको? 4 प्लांट हार्मोन पूछे, तो लेट्स स्टार्ट। बट मैं 5 बता दूंगी, क्या होगा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। चलो, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं फंक्शन वगैरह भी पूरा मतलब एक टेबल से आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इस तरीके से आप एक टेबल बनाइए इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बना लीजिए। और यहाँ पर आप लिख लीजिए हार्मोन्स, ओके। और यहाँ पर आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स क्या, फंक्शंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हार्मोन। कौन सा है वो, जल्दी बताइए, वो तो आपको पता ही है मैम। ऑक्सिन, पहला कौन सा हो जाएगा आपका? ऑक्सिन हो जाएगा। हाँ, ऑक्सिन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट? मैंने क्या क्या बताया था आपको, जो मैंने आपको बताया था आप वो लिखिए। देखिए, तो स्टूडेंट आपको पता है ऑक्सिन जो होगा, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट। ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? ये बेंड कर देता है टूवर्ड्स दी लाइट, बेंड्स टूवर्ड्स दी लाइट, स्टेम को ही बेंड कर देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं फ्लावरिंग कराता है। ये क्या कराता है बेटा? ये आपकी फ्लावरिंग कराता है। और यंग लीव्स वगैरह को जल्दी से गिरने नहीं देता, इतना फंक्शन इनफ है। ओके, डन। नेक्स्ट आते हैं आपका किस पे? नेक्स्ट आते हैं आपका जिब्रालिन पर। किस पर आते हैं नेक्स्ट आपके? नेक्स्ट आपके आते हैं जिब्रालिन पर। जिब्रालिन, तो जिब्रालिन जो होता है स्टूडेंट आपका, वो क्या कराता है? ये शूट एक्सटेंशन कराता है। शूट एक्सटेंशन पता है ना आपको क्या होती है? मतलब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये प्लांट की लंबाई बढ़ाएगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे शुगर केन की जो लंबाई होती है, इतने लंबे कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द जिब्रालिन। यस मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं आपका किस पे? थर्ड, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया था इसका फंक्शन? ये सेल डिवीजन कराता है। क्या कराता है स्टूडेंट? आपका सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर मैंने आपको बताया था ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी इसकी वजह से होती है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी इसकी वजह से होती है। फिर स्टूडेंट मैंने आपको एक और, मैं 5 बता रही हूँ यहाँ पे, चौथा 5वां एक हार्मोन मैंने आपको बताया था इथाइलिन। ये गैसियस हार्मोन होता है स्टूडेंट, ये फ्रूट राइपनिंग कराता है। देखो, फ्रूट को राइपन कराना, फ्रूट राइपनिंग, पकाना। और हम ये देखते हैं स्टूडेंट, शूट एक्सटेंशन कराता है जिब्रालिन आपका। और दूसरा क्या काम कराता है स्टूडेंट? ये आपका फ्रूट शूट एक्सटेंशन, और साथ में ये फ्रूट एक्सटेंशन भी कराता है, मतलब कि फ्रूट को भी लंबा कराता है। फ्रूट को मैंने आपको बताया था, अगर एप्पल इतना सा, अगर आप उस पर जिब्रालिन डालोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। समझ गए? यस मैम। फिर आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जिसको हम ABA बोलते हैं, ABA। तो ये जो अब्बा हैं हमारे, ये कैसे हैं? ये काफ़ी ही स्ट्रेस में कंडीशन में रिलीज होते हैं। आपको पता है ना, फादर हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं। तो मतलब कि ये क्या करेगा, हमें लगेगा कि गलत कर रहा है, बट ये बिल्कुल सही कर रहा होता है स्टूडेंट। ये क्या कराता है? ये आपका फ्रूट एंड लीफ फॉलिंग इसकी वजह से होती है। आपका क्लोज करा देता है स्टोमेटा को, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हाँ, ये सारी चीजें ये करा देता है। स्ट्रेस में रिलीज होता है जब प्लांट स्ट्रेस में होता है। समझ गए? तो इनको आप कर लो और डन, यू आर फ्री टू गो। इसको चार्ट को बना के आ जाना, कोई ना मार्क्स काट सकता आपके, कोई काट ही नहीं सकता, मैं हूं यहीं पे। ओके, स्क्रीनशॉट लो आप इसका, ले लिया? देखें आगे, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे द केमिकल्स दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन। जैसे ऑक्सिन, ये सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। जिब्रालिन डोरमेंसी को ब्रेक करता है और लंबाई बढ़ाता है, सबसे इंपॉर्टेंट लंबाई वाला है। साइटोकाइनिन प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और ये क्लोजिंग करा देता है स्टोमेटा की। जो मैंने आपको फंक्शन कराया ना, उतना कर लो, और मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। समझ गए? देखें इस क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां से हमारे शुरू हो रहे हैं अब लॉन्ग। ठीक है, अब लॉन्ग देखेंगे। तो आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिज्म? ओके, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रॉपिज्म क्या होता है, आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, और आपको हर टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म को क्या करना है,
एक्सप्लेन भी करना है और उसके स्टिमुलस के नाम भी लिखने हैं। हाउ डू ट्रॉपिज्म डिफर फ्रॉम नेस्टीज, इन सबको एक्सप्लेन करना है। भाई पूरा का पूरा प्लांट मूवमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ चुका है। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छे से पता है कि जो आपके ट्रॉपिज्म होते हैं उनको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इज समथिंग कि प्लांट मूवमेंट शो करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो होते हैं वो जनरली आपकी कोई ऐसी मूवमेंट शो नहीं करते जो आपको एकदम से विजिबल हो जाए। उनकी मूवमेंट काफी स्लो होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? उनकी मूवमेंट काफी स्लो होती है। बट जो आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, हम ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि वो आपकी डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है बेटा? वो आपकी डायरेक्शनल होती है। समझने वाला पॉइंट आप लोग की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन मतलब कि जहां से स्टिमुलस आएगा वही को ही क्या होगा? प्लांट की मूवमेंट होगी। और ये आपकी ग्रोथ मूवमेंट होती है। क्या होती है स्टूडेंट की? आपकी ग्रोथ मूवमेंट होती है। और जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस के लिए प्लांट की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है। समझ गए इतना पॉइंट? अगर समझ रहे तो इसी बात पर रेड कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो, जल्दी से करो भाई। तो देखते हैं स्टूडेंट आपका द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन विच द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस इट डिटरमाइन द डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। अब हम देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिज्म हमारे यहाँ पे होते हैं। चलिए, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो आपका ट्रॉपिज्म है वो 5 टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई। कि स्टिमुलस कैसा है? अगर स्टिमुलस आपका लाइट है, हाँ, वाटर है, ग्रेविटी है, टच है या केमिकल है। पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया मैंने आप लोगों का एमआईक्यू से। पूरा चैप्टर आप देखो, कोई टॉपिक बचा है ऐसा जो मैंने यहाँ पे ना लिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं इसलिए। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइट। तो लाइट अगर आपका स्टिमुलस है, बेटा ये क्या है? ये आपके स्टिमुलस, ये ट्रॉपिज्म नहीं है, आपके स्टिमुलस है। अब इनसे रिलेटेड अगर लाइट आपका स्टिमुलस है तो आपका ट्रॉपिज्म होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। अगर वाटर आपका स्टिमुलस है तो आपका ट्रॉपिज्म होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी अगर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टिमुलस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म। टच अगर आपका स्टिमुलस होगा तो आपका वो क्या होगा? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म। और स्टूडेंट केमिकल होगा तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल है तो वो आपका होगा कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म। समझ गए? यस मैम। अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस करने देखो। फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है कि लाइट के टुवर्ड्स प्लांट को रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिज्म आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखो ये चीज आप जानते हैं कि ट्रॉपिज्म कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ट्रॉपिज्म जो होंगे वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है कि जो मूवमेंट है प्लांट की वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस है। क्या? पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि जो मूवमेंट है प्लांट की, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, टुवर्ड्स द स्टिमुलस है। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपकी जो प्लांट पार्ट की जो मूवमेंट है वो कहां पर है? वो मतलब कि दूर है, उससे अपोजिट है। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट अवे अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे स्टिमुलस से अवे हो जाएगी। डन? समझ में आई चीज? अगर समझ में आ गई तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो, जल्दी से सेशन को भी लाइक कर दो भाई। समझ में आया? ये ट्रॉपिज्म का खेल होता है। अब देखो, अगर लाइट ट्रॉपिज्म है तो वो आपका फिनोमेना होता है फोटोट्रॉपिज्म। तो आपको पता है स्टूडेंट, आपके पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब आप आ जाओ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फोटोट्रॉपिज्म को अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको क्या करना है? आपको लेनी है एक स्टेम। क्या लेनी है? आपको एक स्टेम लेनी है। और आपको पता है स्टेम जो होती है, दिस इज द स्टेम हियर। तो आपको पता है लाइट अगर इधर से आ रही है तो स्टेम क्या करेगी? उधर साइड को ही ऐसे बेंड कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट? ऐसा होगा उसके टिप पर प्रेजेंट एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन की वजह से काम होगा। ऑक्सिन क्या करेगा स्टूडेंट? पहली बात तो इधर से अगर लाइट आ रही है, लाइट अगर इधर से आ रही है तो ऑक्सिन क्या करेगा? ऑक्सिन उसके अपोजिट साइड में शिफ्ट करेगा, मतलब इधर साइड। ओके, और वो जिधर साइड शिफ्ट करता है आपको पता है ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल एनलार्जमेंट, फॉर द सेल एनलार्जमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? हम लोग यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि आपकी यहाँ की सेल्स एनलार्ज हो जाएंगी और जिधर साइड ज्यादा ऑक्सीजन होगा इधर साइड नहीं हो पाएंगे तो आपकी स्टेम जो होगी वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द लाइट।
तो हम यहाँ से क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स दी लाइट। तो अगर स्टेम जो है वो लाइट के टूवर्ड्स बेंड कर रही है तो इसका मतलब स्टेम क्या शो कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को आपकी स्टेम शो कर रही है। बट जो रूट्स होती हैं आपकी, रूट्स जो होती हैं वो लाइट के दूर चली जाती हैं लाइट से। तो हम यहाँ पे देखेंगे रूट्स जो होंगी बेंड्स अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम लाइट। तो मतलब रूट्स क्या शो करती हैं, रूट्स आपका नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करती हैं। समझ गए बेटा? यस मैम। तो ये आपका हो जाएगा लाइट के लिए, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म के लिए आपको क्या करना है, देखिए दिस सेकेंड वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म, सेकेंड इज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में आपका स्टिमुलस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करके, जिसमें आपको बता सकती हूँ यहाँ पे प्लांट की मूवमेंट। तो आप क्या करिए, आप ट्रे ले लीजिए, है ना, मैंने बताया था आपको ट्रे लेनी है, ऐसे 2 ट्रे ले लो। और जब आप ट्रे लोगे स्टूडेंट, आप इसको मार्क कर दो A और इसको मार्क कर दो B, और इसमें सॉइल ले लो। क्या करना है इसमें, सॉइल लेना। अब तो तुम्हें मतलब अब तो आपको याद आ गया होगा ना, आ गया यार, ओके। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो रूट है, ये आपने एक सीडलिंग लगा दी, दोनों में सीडलिंग लगाई है आपने, ओके डन। आपने दोनों में यहाँ पे ऐसे सीडलिंग्स लगा दी हैं, ओके। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट, अब आप क्या करिए, अब आपको इसमें वाटरिंग करनी है ऐसे। इसको तो, इस सॉइल को तो आपको पानी देना है, बट इसको पानी नहीं देना, इसको पानी नहीं देना। इस सॉइल में एक पॉट लेना है क्ले का, और इस क्ले के पॉट में पानी रखना है, और उससे पानी ऊज आउट होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में, इधर साइड। तो अब जब कुछ टाइम बाद, फ्यू डेज बाद जब आप निकालोगे, और इस तरीके से इनको निकालना सीडलिंग्स को, रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि इसकी रूट्स तो ऐसे स्ट्रेट ही रहेंगी, ऐसे जब भी सीडलिंग ग्रो करेगा इसकी जो रूट्स हैं वो तो ऐसे स्ट्रेट ही रहेंगी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जुबा होगा, इस वाले को जब आप निकालोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट द रूट्स आपको ऐसे मिलेंगे उधर साइड को। तो अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट्स जो हैं वो बिल्कुल कैसी हैं, स्ट्रेट हैं, क्या है, स्ट्रेट है। बट यहाँ पर जो रूट्स हैं वो बेंड है, रूट आपकी यहाँ पे बेंड हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट रूट शो करती है वाटर की तरफ को, वाटर की तरफ को अपनी रूट शो करती है। तो इसका मतलब मैम यहाँ पे हम एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि रूट्स क्या शो करेंगे, आपकी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करेंगी, और स्टेम नेगेटिव, क्योंकि स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है, पानी तो नीचे की तरफ है। समझ गए, समझ में आया चीज, ओके, स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, आपका ये हो गया, हम देख लेते हैं यहाँ से थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि टच इसका स्टिमुलस होता है। तो जब किसी प्लांट को सपोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इस तरीके से ऐसे, रुको एक मिनट, ठीक है, दिस इज द सपोर्ट, लाइक ये कोई भी वो हो जाएगा। और हम देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास ये, तो मैंने आपको बताया था जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं उनके पास क्या होती है, टेंड्रिल्स होती हैं, इस तरीके से वो लीफ भी हो सकती हैं, वो स्टेम भी हो सकती हैं। तो हम ये देखते हैं जैसे वो इसके टच में आएंगी तो एकदम से सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाएंगी। तो उसने क्या करा, टच में आते ही एकदम से सपोर्ट लेके वो ग्रोथ दिखाई उसने अपनी, एकदम से बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। तो ये हो जाएगा आपका थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका फोर्थ, जियोट्रोपिज्म को ले लेते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे। फोर्थ वाले में क्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जियोट्रोपिज्म को ले लेते हैं, एक मिनट, ट्रोपिज्म को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। तो जियोट्रोपिज्म में हम देखेंगे ग्रेविटी इज द स्टिमुलस हियर। तो हम ये देखते हैं कि जो आपकी रूट्स होती हैं, देखिए उसके लिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराया था, आप प्लांट को ऐसे वर्टिकली लिटा दीजिए, ऐसे ऐसे सीधा। तो आप देखेंगे जो रूट्स हैं, मतलब जो स्टेम है वो तो ऐसे ऊपर को चली जाएगी, और हम ये देखेंगे जो रूट्स है वो बेंड कर जाएगी इस तरीके से, रूट्स नीचे की तरफ को आ जाएंगी। तो इसका मतलब मैम हमें ये चीज़ मालूम है कि जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ होती है, और रूट्स भी ग्रेविटी की तरफ कोई अपनी मूवमेंट दिखा रही है। तो रूट्स क्या कर रही है स्टूडेंट, रूट्स शो कर रही है पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो मतलब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रूट्स जो होती हैं आपकी, जो आपकी रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो करती हैं। ईजी है बेटा,
यस मैम। बट स्टेम देखो, स्टेम जो है वो आपकी इस तरीके से बेंड कर गई, वो ऊपर को चली गई। तो जब आपकी स्टेम इस तरीके से ऊपर को बेंड करके चली गई तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्टेम जो होती है आपकी, स्टेम क्या शो करती है, आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती है। इजी पीजी, इजी पीजी, इजी, यस मैम, इजी। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका द लास्ट ट्रॉपिज्म जो हो जाएगा आपका कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म में आपका स्टिमुलस क्या होता है, केमिकल, जैसे कि शुगरी सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड दी ओवरी, इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था हियर इज द ओव्यूल। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी है आपकी वो कुछ शुगरी सब्सटेंस रिलीज कर रही है। तो यहाँ पर बैठा हुआ जो पॉलन ग्रेन है वो अपनी पॉलन ट्यूब, आपको बताया ना पॉलन ट्यूब क्यों ग्रो होती है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं मेल गैमीट्स। तो यहाँ तक मेल गैमीट्स कैसे पहुंचेंगे भाई, तो आप देख रहे हो यहाँ से जो केमिकल यहाँ से रिलीज करी, बोल रही आजा मुन्ना आजा, ऐसे। तो ये जो केमिकल रिलीज कर रही है, ये जो पॉलन ट्यूब है इसी की साइड को अट्रैक्ट हो रही है। तो आप देख रहे हैं पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है टुवर्ड्स द ओवरी इज द कीमोट्रॉपिज्म। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म ट्रॉपिज्म, और क्या करना है। चलो लो, अब देखते हैं नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे अब आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट आएगा, और यहाँ पर आपका नेस्टिक मूवमेंट आएगा। ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट कि जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन, पहली बात तो डायरेक्शनल होगा, कैसा होगा, ये आपका डायरेक्शन होगा। बट नेस्टिक मूवमेंट आपका डायरेक्शन नहीं होगा, ये आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, ये आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्लांट का पार्ट उसी साइड को मूव करेगा जिधर साइड से स्टिमुलस आया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था स्टूडेंट, एग्जाम्पल आप ले लो टच मी नॉट का। टच मी नॉट जो प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं मिमोसा पुडिका, ना कि समोसा पुदीना, मिमोसा पुडिका। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका मिमोसा पुडिका होता है, हाँ, तो आपको पता है ये सेंसिटिव प्लांट है। क्या होता है सुनिए आपका, ये आपका सेंसिटिव प्लांट होता है, सेंसिटिव प्लांट होता है। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हियर इज द, ये आपका इस तरीके से होता है। तो आप देखते हैं जैसे कोई बंदा यहाँ पे टच करेगा तो जो लीफ है वो एकदम से बंद हो जाती है। लीफ एकदम से बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पुलवाइनस, और पुलवाइनस पे लगी हुई होती है लीफलेट्स। क्या लगी हुई होती है, लीफलेट्स इस तरीके से लगी हुई होती हैं पुलवाइनस पे। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट इस पुलवाइनस के अंदर, दिस द पुलवाइनस हियर। तो इस पुलवाइनस में क्या होती है, ऐसे प्लांट सेल्स होती हैं जिनके अंदर वाटर स्टोर रहता है, तो इसकी वजह से तो ये हार्ड रहती है। तो हम ये देखते हैं जैसे ही यहाँ से पुलवाइनस में से क्या होगा बेटा, वाटर लॉस होगा, तो आपकी जो है ये पुलवाइनस सॉफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लीफलेट थी वो भी फॉल कर जाएंगी। तो मतलब टच तो यहाँ क्या था ना, बट बन तो सारी लीफ कर गई, मतलब कि कोई डायरेक्शनल नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है। समझ गए, समझ गए, यस मैम। जैसे डेंडिलियन फ्लावर्स का ले लो, तो आपको पता है जो आपके डेंडिलियन फ्लावर्स होते हैं, डेंडिलियन फ्लावर्स जो होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टच वाले को थिग्मोनेस्टी बोलते हैं, फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोनेस्टी। यहाँ पे लाइट होगी स्टिमुलस, बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे डेंडिलियन फ्लावर और मून फ्लावर। तो आपको पता है मून फ्लावर में आप ऑब्जर्व करते हैं कि दिन में तो ये बंद रहती है इनकी पेटल्स, हाँ, मॉर्निंग में, ये डे लिख लो, डे और नाइट। तो डे में तो स्टूडेंट क्या रहती हैं, ये बंद रहती हैं, क्लोज रहती हैं पेटल्स इसकी, और इसमें नाइट में वो खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। और डेंडिलियन फ्लावर्स की डे में खुली रहती हैं, ओपन रहती हैं, और नाइट में बंद हो जाती हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखो उसने रिस्पॉन्स किया, उसने स्टिमुलस के लिए ये बंद पेटल्स को खोल के और बंद करके रिस्पॉन्स किया, बट द थिंग इज कि उसने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी किया, तो ये डायरेक्शनल होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोनेस्टी। समझ गए, बट ये नॉन डायरेक्शनल होती है और ये आपकी डायरेक्शनल होती है। कौन से, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, या नहीं समझे, जल्दी से बताइए, समझ गए ना वाला पॉइंट। फिर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये जो होती है ये आपकी ग्रोथ मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट है ये आपकी, ये आपकी ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकती है और नहीं भी, ये हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे आप देखो इस वाले को, टच मी नॉट वाले एग्जाम्पल को, ये कोई ग्रोथ मूवमेंट थोड़ी है, पत्ती बंद होगी, कौन सी ग्रोथ हो गई है, ये आपकी ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। बट डेंडिलियन फ्लावर और मून फ्लावर का पेटल्स का ओपन होना, क्लोज होना, ये ग्रोथ मूवमेंट कंसिडर किया जाता है। इजी, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, तो आप इनको कर सकते हैं इजिली, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए,
तो आपको स्टूडेंट मैंने पूरी तरीके से अच्छे से मूवमेंट्स चमका दिए हैं प्लांट के। अगर चमक गए तो इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को भी जल्दी से लाइक कर दो। चलिए आगे देख जाए, चलिए मैम बढ़ जाते हैं। तो वही हो जाएगा, डिफरेंट टाइप के रहेंगे, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में आपके जो वो होगी स्टिमुलस लाइट होगी और यहाँ पे प्लांट पार्ट लाइट की रिस्पॉन्स करेंगे। जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी होगी, हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर होगा, कीमोट्रोपिज्म में केमिकल होगा और थिग्मोट्रोपिज्म में आपका टच होगा। समझ गए? यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका केमिकल हो जाएगा। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट वही ट्रोपिज्म में, ट्रोपिज्म जो होता है डायरेक्शनल होता है बट नेस्टिक आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स करेगा ट्रॉपिक में स्टिमुलस के टुवर्ड्स करेगा प्लांट रिस्पॉन्स और नेस्टिक में अपोजिट टू द स्टिमुलस, मतलब जहां से स्टिमुलस, मतलब अपोजिट नहीं बोल सकते, मतलब उस तरफ नहीं करेगा बेसिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, फ्लो चार्ट बनाइए स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क का। और इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। भाई बहुत ईजी है, चलिए आइए जल्दी से, आपको आता है सब कुछ, डोंट वरी। शुरू करें, शुरू कर दें? यस मैम, कर देते हैं शुरू। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्स एक्शन हियर। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और इस स्पाइनल कॉर्ड में स्टूडेंट क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है कि इस तरीके से रुको एक मिनट, आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सेल बॉडी पड़ी हुई होती है, स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स जो रहेंगे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, मान लीजिए किसी बंदे का हाथ है, दिस इज द हैंड ऑफ अ पर्सन। और उसके हाथ पे बैठ गया कॉकरोच, लाइक हियर। हाँ, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच तो थोड़ा मतलब तभी तो मैं डरने लगता होगा, बट मुझे तो बहुत लगता है, मेरे तो रिफ्लेक्स ही निकलता है इसमें, रिफ्लेक्स एक्शन। तो सांप बिठा लो, ये सांप नहीं, तुम्हारे एनसीईआरटी वाला लेते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट को टच करो, यहाँ पे आपका हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हॉट ऑब्जेक्ट मतलब ये बर्तन बना लो और उसमें से ऐसे भाप निकलती हुई दिखा लो। ओके, ये हॉट ऑब्जेक्ट है। जैसे इस हेड ने इसको टच किया तो अब क्या होगा, देखो ऐसा होगा कि एकदम से हाथ यूं हटेगा पीछे, एकदम से हाथ ऐसे पीछे हटेगा, बट ये एकदम से थोड़ी है। हाँ, इसमें ये तो देख लो मैकेनिज्म क्या है पीछे। तो हम ये देखते हैं, ये जो सडन रिस्पॉन्स है ना, एकदम से हाथ का पीछे हटना, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रिसेप्टर्स भापते हैं कि भाई देयर इज अ हीट, थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पे हीट है। तो यहाँ से अब न्यूरॉन आपका आता है इन्फॉर्मेशन लेकर, उसकी सेल बॉडी बाहर पड़ी हुई होती है इस तरीके से और उसका एक्सॉन यहाँ पड़ा हुआ होता है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पर ही, मतलब ये ऊपर नहीं जाती है इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास, यहीं पर ही डिसीजन ले लिया जाता है। किसके, न्यूरॉन्स यहाँ पे बैठे हुए होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, और ये क्या कहता है, ये कहता है भाई भागो जल्दी से और हाथ हटवाओ इसका। तो यहाँ से ऐसा न्यूरॉन आता है, उसकी सेल बॉडी भी यही पड़ी हुई होती है और वो इस तरीके से जाता है और मसल को क्या देता है, सिग्नल देता है, और एकदम से इस बंदे का हाथ पीछे हट जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन लेकर गया वो होता है आपका कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और जो इन्फॉर्मेशन लेकर इस तरीके से आएगा यहाँ पर, मतलब कि मोटर कमांड लेकर आएगा, तो वो होगा आपका मोटर न्यूरॉन। क्या होगा बेटा, वो आपका मोटर न्यूरॉन हो जाएगा। एंड दिस इज द रिले न्यूरॉन हियर, दिस इज द रिले न्यूरॉन हियर। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये जो आर्क बनी है ना पूरी, दिस आर्क, इस आर्क को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब आपको पता है इस रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या होगा। सबसे पहले रिसेप्टर्स जो हैं उनसे बात किसको पता चलती है, सेंसरी न्यूरॉन्स को पता चलती है। फिर सेंसरी न्यूरॉन से ये बात किसको पता चलती है बेटा, जल्दी से बताइए आप, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जाती है ये बात। स्पाइनल कॉर्ड कमांड करता है किसको, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन से ये कमांड जाती है मसल के पास। किसके पास जाती है ये वाली कमांड, मसल के पास जाती है। समझ गए वाला पॉइंट? अगर समझ गए हो तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो दिस इज द पाथवे फॉर द रिफ्लेक्स, मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा पाथवे जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इजी पीजी, यस मैम, इजी पीजी। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको पता है इनवॉलेंट्री एक्शंस और उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं मेड्यूला से, और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपका, ये जो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है, ये सारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल किए जाते हैं। समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखते हैं भाई अब आंसर। चलिए, तो स्टूडेंट रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। मैंने आपको बताया था ना, एक ऑटोमेटिक एक सडन रिस्पॉन्स आएगा। इट इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, ये कोई ब्रेन के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने
इफ यू अनोइंगली टच द हॉट प्लेट, तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली अपने हैंड को क्या करते हैं, उससे दूर कर लेते हैं, तो इमीडिएटली मूव्स अवर हैंड अवे फ्रॉम इट, तो दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट द पाथवे ट्रेवल बाय इंपल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मैंने आपको बताया था वो जो पूरा पाथवे वही है आपका सिर्फ रिफ्लेक्स आर्क, वो जो आर्क बनती है। जैसे कि आपको पता है क्या होगा, स्टिमुलस से रिसेप्टर को से पता चलेगा, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगी बात, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से बात जाएगी कहाँ, मोटर न्यूरॉन को भेजा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड द्वारा, वो जाएंगे कहाँ पर, मसल्स पर, मतलब इफेक्टर पर, और रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इजी पीजी, इजी पीजी। नेक्स्ट आपका इन्वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आपके नॉर्मल इन्वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, बट रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं स्टूडेंट आपके ये सडन होते हैं। क्या होते हैं, ये सडन होते हैं। हाँ, अब आते हैं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है। चलिए ओके, ध्यान से पढ़ेंगे। द ऑर्गन ए विच इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, स्कल में है वो, तो आपको पता चल चुका है वो कौन है। ओके मैम, इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी बॉक्स, और वो एक बोनी बॉक्स से कवर हुआ है, एंड इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन, और उसके पास 3 मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिनका नाम सी है, आपको बताना है। और द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद अ लिक्विड डी। ओके, अब वो जो स्पेस है ना उन मेम्ब्रेन्स के बीच का, वो लिक्विड डी से फिल्ड हुआ है, जो उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी मैकेनिकल शॉक से। द ऑर्गन ए इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑर्गन ए मेकअप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो भाई इतना आसान है ना क्वेश्चन, हद से ज्यादा आसान है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, यहाँ से करेंगे हम लोग, तो कौन है वो आपको तो पता चल ही चुका है, ये चलो यहीं से कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, आपका वो ऑर्गन है ब्रेन, देख लो ना, स्कल में है वो, है ना, एक बोनी बॉक्स से कवर हुआ हुआ, देखो कुछ ऐसा होगा वो आपका, ऐसा, ऐसा। ओके, और हम ये देखते हैं इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बॉक्स होगा, यहाँ पे जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा, दिस बॉनी बॉक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। अब ये बोल रहे हैं कुछ मेम्ब्रेन भी, अब मैं आपको वो बना के दिखा देती हूँ मेम्ब्रेन वाला सिस्टम। तो आप देखते हैं, जैसे मान लो मैंने बंदे की खोपड़ी काट दी ऐसे, ओके, तो आपको देखेंगे दिस इज द, पहले तो आपको ये नजर आएगी हड्डी जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ होगा, फिर आपको यहाँ पर ऐसे ब्रेन नजर आएगा लाइक दिस, दिस द ब्रेन। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस होती है लेयर्स, तो हम ये देखेंगे एक लेयर तो काफी टफ है, काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये वो यहाँ पर इस तरीके से क्रेनियम से लगी हुई होती है। याद आया कौन है? यस मैम, याद तो आ गया, अभी बताएंगे हम आपको। फिर सुनिए, एक हम देखते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, जो किससे लगी हुई होती है आपकी, जो लगी हुई होती है आपकी यहाँ पर ऐसे ब्रेन से, और फिर इसके बीच में ना मकड़ी के जाले हैं। वो बोलेंगे व्हाट? यस, इसके बीच में ऐसे मकड़ी के जाले हैं। तो स्टूडेंट ये जो थी मेनिंजेस थी, मेम्ब्रेन्स थी, तो इनको हमने क्या क्या बोलता, चलिए नाम शुरू करते हैं हम इनका। दिस इज द क्रेनियम हियर, ये जो बोनी बॉक्स है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है जो किससे लगी हुई है, क्रेनियम से लगी हुई है, उस बोनी बॉक्स से लगी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्यूरा। ड्यूरा होता है टफ, क्या होता है ड्यूरा वर्ड, टफ, तो ड्यूरा मेटर, मेटर होती है मदर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपकी ब्रेन से लगी हुई है ना डायरेक्टली, इसको हम बोलते हैं पिया मेटर, पिया होता है सॉफ्ट और मेटर, और ये जो मकड़ी के जाले हैं इसको हम बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर, ये एक और लेयर होती है अरेक्नॉइड मेटर। और यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से फ्लूइड फिल्ड रहता है, यहाँ पे आपका फ्लूइड फिल्ड रहेगा, इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इजी पीजी, यस मैम, इजी पीजी। तो मतलब कि ये हो जाएंगे आपके मेनिंजेस, क्या हो जाएंगे बेटा, आपके 3 मेनिंजेस हो जाएंगे। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स, समझ गए? यस मैम। तो अब जरा नामकरण कर लें, मतलब नामकरण क्या आप बता दें जरा क्या क्या है। तो ऑर्गन ए कौन है, ऑर्गन ए है आपका ब्रेन, क्या है आपका ऑर्गन है, आपका ऑर्गन ए हो जाएगा ब्रेन, समझ गए? यस मैम। व्हाट आर BCD, BCD क्या है आपका, तो देखो ऑर्गन ए जो है वो आपका स्कल में एक बोनी बॉक्स है, तो वो बोनी बॉक्स कौन है, क्रेनियम। क्रेनियम एक बोनी बॉक्स होता है हड्डियों का बना हुआ, जो क्या कर रहा है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट दी ब्रेन्स, ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने क्या रीजन है, ब्रेन काफी सॉफ्ट ऑर्गन होता है, समझ गए? यस मैम। तो हम ये देखेंगे बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा बेटा क्रेनियम, बी आपका क्रेनियम हो जाएगा, एंड इट इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन, और ये 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, हम जिसको बोलते हैं मेनिंजेस, मेनिंजेस बोलते हैं, है ना। एंड द स्पेस फिल्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन, जो आपका फ्लूइड है वो क्या है आपका, सेरिब्रो, लिक्विड क्या है वो आपका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, समझ गए? जैसे आप उस पर पहुंचते हो ना मिड ब्रेन वाले पे, तो वहां से आप देखते हो एक होल रहता है, उसके अंदर
पूरा का पूरा क्या रहता है, फ्लूइड रहता है भरा हुआ, ठीक है, समझ गए, यस मैम। फिर आते हैं जो आपका विच प्रोटेक्ट द ऑर्गन ए फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, द ऑर्गन ए इन कॉम्बिनेशन विद अनदर ऑर्गन ई, एक ऑर्गन है ई, तो ये ऑर्गन के साथ आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 ही ऑर्गन मिलकर बनाते हैं आपका, कौन है वो आपका सीएनएस, आपका 2 ही ऑर्गन बनाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड आंसर हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे इस तरीके से, जब स्पाइनल कॉर्ड नीचे निकल जाता है, जब मेडुला ऑब्लिंगेटा नीचे एक्सटेंड हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, तब हम उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो ई हो जाएगा आपका क्या, ई हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब बताओ मुझसे, होंगे नहीं आपसे ये क्वेश्चन, इतने आसान पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया मैम ने आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना तो मैं तो बिल्कुल यकीन कर रही हूँ आप लोगों से कि आप करके आ जाओगे, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ आप कभी भी मतलब कि वो नहीं कर सकते। अरे और भी हैं, चलो ये तो 3 हो गए। डी हैव वाइल वॉकिंग बेयर फुट इफ वी हैपन टू स्टेप ऑन अ शार्प पीस ऑफ अ स्टोन वी इमीडिएटली लिफ्ट अवर फुट अप। ओके, देखो आपको पता है जब हम लोग चल रहे हैं और हम एक्सीडेंटली किसी शार्प चीज पे पैर रखते हैं तो हमारा पैर एकदम ऊपर उठ जाता है, we immediately lift our foot up, which of the 2 organ A और E is directly involved in the section। तो ये बोले A और E में से कौन सा आपका ऑर्गन है जो इन्वॉल्व रहेगा, तो सुन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व रहेगा आप बताओ। देखो आप चल रहे थे और आपने शार्पली किसी चीज पे पैर रखा, तो आपने एकदम से ऊपर पैर किया, मतलब कि मैम वो एक सडन रिस्पॉन्स था, वो एकदम से सडन, और मैंने आपको बताया था आपकी जो बॉडी के और पार्ट से जो एकदम से सडन एक्शन आता है, सडन इन्वॉलंटरी एक्शन होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। हाँ, तो मतलब कि इसमें ई वाला ऑर्गन कंट्रोल करेगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना ब्रेन में जो मतलब ब्रेन वाले रिफ्लेक्सेस कौन से होंगे, जो हेड में ही होंगे सिर्फ, और जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो सारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो मोस्टली आपके रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड रिस्पांसिबल रहेगा, स्पाइनल वालों में। नेक्स्ट, इफ वी स्टेप आउट फ्रॉम अ डार्कन रूम इनटू अ ब्राइट सनशाइन, हम ये देखते हैं जब हम लोग एकदम से डार्क रूम में से ब्राइट सनशाइन में जाते हैं तो हम अपने आइज को बंद कर लेते हैं फॉर अ मूवमेंट, ऐसे कुछ मूवमेंट के लिए हम लोग उसको बंद कर लेते हैं। विच ऑफ द 2 ऑर्गन ए और ई इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्शन। तो आपको पता है स्टूडेंट हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारे प्यूपिल का साइज का खेल है सारा का सारा, क्या स्टूडेंट, क्या हमारे प्यूपिल के साइज का खेल होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होगा, सेरिब्रल रिफ्लेक्स। तो चलिए आंसर देखते हैं हम यहाँ पे आपका, तो आपका हो जाएगा ब्रेन एंड आपका क्रेनियम, मेनिंजेस और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन ई, और ऑर्गन दूसरे वाले में ब्रेन होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके हेड वाले जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्रेन कंट्रोल करेगा। जैसे आइज का एक आप देखते हो ना, जब आप एकदम से मारते हो आप एकदम से बंद कर लेते हो, क्यों, क्योंकि आप देखते हो प्यूपिल का साइज भी एकदम छोटा हो जाता है ना, क्योंकि भाई वो इससे छोटा हो रहा है, लाइट ज्यादा अंदर ना चली जाए, कभी रेटिना डैमेज हो जाए, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे, यस मैम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है। ओके, द ग्लैंड ए इज अटैच टू द विंड पाइप इन द ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड ए जो है वो ह्यूमन बॉडी के विंड पाइप से अटैच है यहाँ पर। ओके, याद आ गया मैम, आप पढ़ा रही हो और हमें याद ना है, हो ही नहीं सकता। द ग्लैंड ए मेक्स एंड सेक्रेट अ हार्मोन बी। ओके, ग्लैंड ए जो है वो एक हार्मोन बनाती भी है और सेक्रेट करती है, जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन को कंट्रोल करता है इन द बॉडी। द नॉन मेटल एलिमेंट सी इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन बी, और एक नॉन मेटल है सी जो इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है इस हार्मोन के लिए। अरे आप तो पूरा कॉन्सेप्ट आ गया मैम याद, बस जल्दी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। द डेफिशिएंसी ऑफ सी इन द डाइट कैन कॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन बी इन द बॉडी लीडिंग टू अ डिजीज डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका डेफिशिएंसी है ना सी नॉन मेटल की, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो जो बी हार्मोन मतलब बी हार्मोन है वो नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से एक बीमारी होगी डी। ओके, इनविजन नेक ऑफ अ पर्सन अपीयर टू बी स्वॉलन, जिसकी वजह से उस बंदे की नेक जो है वैसे फूल जाएगी। तो पीपल आर एडवाइज टू यूज अ सॉल्ट ई, तो पीपल बोलेंगे आप सॉल्ट ई यूज करो, जिससे जो आपकी डी बीमारी है वो अवॉइड हो जाए। मजा आ गया तुम्हें ए बी सी डी ई खेल के, यहाँ पे मजा आया नहीं आया? आप जरा मेरे साथ आ जाओ यहाँ पे। तो देखो जरा कौन है ये हमारी कौन है, चलिए यहीं पे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, देयर इज अ ग्लैंड हियर, ये विंड पाइप है, तो इसके ऊपर एक तितली जैसी शेप की ग्लैंड लगी हुई है, लाइक दिस, और इस ग्लैंड का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड। तो हम ये देखते हैं बेटा थायराइड ग्लैंड जैसे आपकी ऐसे है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं थायराइड फॉलिकल्स, ज्यादा थायराइड फॉलिकल्स, यस मैम थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या करता है, आपको ये चीज मालूम है स्टूडेंट, ये जो हार्मोन बनाता है इसको यहाँ पे स्टोर कर लेता है अपना, 3-3 महीने तक हार्मोन स्टोर कर सकता है ये अपना, ये हार्मोन है थायरॉक्सिन।
हार्मोन कौन सा होता है? ये थायरोक्सिन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, ये थायरोक्सिन ऐसे नहीं बनता। हम ही देखते हैं सबसे पहले कि अमाइनो एसिड बनाता है, जो इसका प्रिकर्सर है, उस अमाइनो एसिड का नाम होता है टायरोसिन। और इस टायरोसिन पर आके एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल लगता है, वो कौन है स्टूडेंट आपका? वो है आपका आयोडीन। क्या है बेटा? वो आपका आयोडीन होता है। और आपको पता है जैसे ही आयोडीन लगेगा तभी जाके ये हार्मोन बनेगा थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है स्टूडेंट, वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। मेटाबॉलिज्म आपको बताया था मैंने, मतलब काट दो, जोड़ दो, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर मैंने आपको अब दे दिया यहाँ पे, अब आप आंसर करो। मैंने पूरा डेटा आपको बता दिया यहाँ पे लिख के। आप देखो, आओ शुरू करें। यस मैम, शुरू करते हैं। तो बात शुरू हुई थी नेम द ग्लैंड ए से। तो ग्लैंड कौन सी होगी आपकी? जो विंड पाइप पे लगी हुई है, थायराइड ग्लैंड। क्या हो जाएगी बेटा आपकी? ये थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। हार्मोन कौन सा बनाया? थायरोक्सिन। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा आपका। कहाँ कहाँ लिखूं यार, यहीं पे लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ लिखते हैं। ए हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड, बी हो जाएगा आपका थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। ओके। एलिमेंट सी, कौन सा एलिमेंट है? ये आयोडीन। ओके मैम। नेम वन टाइप ऑफ फूड विच कैन प्रोवाइडेड सफिशिएंट सी इन द डाइट ऑफ अ पर्सन। आयोडाइज सॉल्ट ले लो, आयोडाइज सॉल्ट ले लो ना, सॉल्ट वाले खाने ले लो। हाँ। नेम वन डिजीज, डिजीज कौन सी होगी आपको पता है? आपको पता है ना डिजीज कौन सी होगी? डिजीज होगी आपको गोइटर। गोइटर ऐसे फूल जाएगा तो डी हो जाएगा आपका गोइटर। डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका सी। हो गया यहाँ पे आपको सी, मैंने आपको बता दिया आयोडीन। डी हो जाएगा आपका क्या? गोइटर। और ई हो जाएगा स्टूडेंट सॉल्ट, कौन सा लेंगे आप? आयोडाइज सॉल्ट। इजी पीजी। स्क्रीनशॉट लो आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखो आंसर यहाँ पे। तो हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, आयोडीन, सी फूड। हाँ भाई, जिसमें आपका सॉल्ट हो, तो सॉल्ट किसमें होता है? आपका सी फूड में होता है। आपको पता है सी फूड कितना अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए? पहली बात तो उसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है। तो जो लोग सी फूड खाते हैं, इट इज़ वियर्ड फॉर अस कि हम सी फूड खाएं, आई नो, बट फिशेस का इंटेक आप कर सकते हैं। और जितने भी आप सी फूड्स अगर आप इंटेक करेंगे उनका, तो यू कैन, आपका गोइटर उससे सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? आयोडाइज सॉल्ट आप लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद मौज मारो दबा के। चलो, क्योंकि चैप्टर बढ़िया करके मैम की तरफ से खत्म हो चुका है, बस वन शॉट और आना है इसका। एक ग्लैंड है डब्लू, ओके, जो कहाँ प्रेजेंट है देखते हैं। यार अब मैं कलर चेंज करूंगी, कौन सा लूँ? लाइट सा लूंगी अब मैं थोड़ा सा। ये बोल रहे हैं ग्लैंड है डब्लू इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ओके, स्टमक के नीचे ही है वो, आपको पता चल गया आंसर। आई नो, आई नो, आई नो। द ग्लैंड डब्लू सिक्रीट हार्मोन एक्स। ओके, एक ग्लैंड डब्लू जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है एक्स, और जो एक्स हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी है से एक बीमारी कॉज होती है वाई। इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है पर्सन का वो बहुत बढ़ जाता है। तो पर्सन हैविंग हाई ब्लड शुगर इज कॉल्ड। अब उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, मतलब कि जो रहेगा वो आपको इनका एक्स वाई जी का आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट पेट के नीचे है वो, जैसे पेट ये रहा, तो उसके नीचे ही है वो, यहाँ पर ये पेट है, तो यहीं पर ही है वो कहीं। कौन है वो? ये है वो, पत्ती जैसी शेप की। ऐसी है वो, पत्ती जैसी शेप की। हाँ, इसका नाम है पेनक्रियाज। क्या नाम है स्टूडेंट? इसका नाम है पेनक्रियाज। तो आपको ये चीज़ मालूम है स्टूडेंट, जो आपका पेनक्रियाज होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इस ग्लैंड का नाम क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करेगा इंसुलिन। और आपको पता है इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है? रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल को। ब्लड शुगर लेवल को ये रिड्यूस करता है। फिर हम ये देखते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, किसकी? इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक बीमारी हो जाती है डायबिटीज। डायबिटीज जिसमें बंदे का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलो एबीसीडी अब करते हैं जरा। कौन सी ग्लैंड है वो? डब्लू है आपकी यहाँ पे पेनक्रियाज। हार्मोन कौन सा होगा? इंसुलिन। फंक्शन क्या होगा हार्मोन एक्स का? रिड्यूस दी ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। कौन सी डिजीज होगी? डायबिटीज। ठीक है, पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डायबिटिक।
डायबिटिक हो जाएगा ना वो पर्सन। व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ बाई डिजीज ड्यू टू अ फॉल्टी लाइफस्टाइल। हम ये एडवाइस करेंगे उसको कि भाई आप कम से कम मिठाइयाँ खाइए, मतलब आप जितनी मिठाइयाँ तोड़ सकते थे अब आपने तोड़ लिया, अब आप उसको ना खाएं बिल्कुल भी, और आप अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट को फॉलो करिए और आपकी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। मैंने आपको बताया था 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि टाइप 1 में बंदे का इंसुलिन ही बनना बंद हो जाता है, टाइप 2 में तो थोड़ा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बट उसमें तो बनना ही बंद हो जाता है, समझ रहे हो। तो उस केस में तो बंदे को इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का। अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो नहीं पाएंगे आपसे, क्यों नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे। पेनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। डायबिटीज, डायबिटिक पर्सन कंट्रोल डाइट खाओ भाई, वेट को कम करो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करो और फिर देखो मेडिसिन लो। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये वाला सेशन आपका यहीं पे एंड होता है, बस खत्म है MyQs मेरी तरफ से। मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। कोई टॉपिक आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैम ये रह गया इस चैप्टर से, मान जाऊंगी मैं, है ही नहीं कोई सा, सब मैंने बढ़िया करके उठाया यहाँ से। तो स्टूडेंट्स मुझे पता है सेशन तो पसंद आया है, बस लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो जल्दी से, और सेशन को भी लाइक वो रेड हार्ट भी ड्रॉप कर दो। और स्टूडेंट्स आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। तो आज ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 शॉट आना बाकी है। और अब हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। और कमेंट बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन सा चैप्टर होने वाला है, तो बने रहना भाई जब तक मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।